हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको अरिथमेटिक के टॉप 100 क्वेश्चंस का जो पार्ट 1 है वो कराने वाला हूँ। और इस पार्ट के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चंस में से पहले 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये है आपका पार्ट 1। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस टीसीएस ने खुद पूछे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी आके कुछ भी पढ़ा दे रहा है। अगर मैं भी चाहूँ तो आपके साथ आके टाइम पास कर सकता हूँ कि मैं आपको ये पढ़ा दूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को बढ़ा दिया 10%, ब्रेथ को बढ़ा दिया 20%, तो बताओ एरिया कितना बढ़ेगा। अब ये सब पढ़ने में तो तुमको बहुत मजा आएगा। और वही बात है ना कि पेपर में फंस जाओगे। पेपर में आप देखोगे कि ऐसे सवाल भी आते हैं, पर इतने इजी क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आपको इजी लेवल के मिलते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन मीडियम में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, ठीक है। तो वो मीडियम, कैलकुलेटिव और हार्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सीखना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सब जो टाइम पास वाली चीजें वो सब मत देखो कुछ दिन के लिए। जो चीज रेलिवेंट है, ठीक है, उसको करो और अपना रिविजन करते रहो। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट एग्जाम्स के वो करने वाले हैं। तो पहला सवाल ये है आपके सामने। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये कर पाओ, ठीक है। एक वेजिटेबल सेलर है जिसने पोटैटोज को बेचा 22 पर केजी में, जिसको उसने खरीदा था 18 पर केजी में। तो 18 से मैंने लिखा 22, पर बेचते टाइम उसने केवल 850 ग्राम दिया एक केजी की कंपैरिजन में। तो मैंने लिखा 850 से 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम। अब आप इनको काट लो। यहाँ पर रह जाएगा 9, यहाँ पर आ गया 11, यहाँ पर रहना चाहिए 17, और यहाँ पर आ गया 20। तो यार जो चीज 153 की थी, क्या 17 इंटू 9 153, ठीक है, वो कितने की बेची जा रही है? वो आपकी बेची जा रही है 220 की। तो अब देख लो यहाँ पर कितने का फायदा हुआ है। तो आपको दिख रहा है यार कि फायदा जो है 67 का है। 6700 डिवाइड बाई 153, ये होने वाला है मेरे पास आंसर, ठीक है। 6700 डिवाइड बाई 153, तो आप लोग देख लेना यही आंसर आएगा 43.79, ठीक है। करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मर्चेंट बाइस ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज बी एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज ए। तो ऐसे आप लोग समझो, यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब कितने गुड्स खरीदे? ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज बी, यानी कि जो ए गुड है वो कितने का हुआ है? बी अपॉन ए का, ठीक है। सेलिंग प्राइस मुझे बताओ। एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपीज ए, तो टोटल अमाउंट है ए, कितने गुड्स बेचे? बी। तो ये है एक गुड का आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस्ट प्राइस अगर बी स्क्वायर है तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए ए स्क्वायर। मुझे क्या बताना है? अच्छा, आपको गिवन भी एक चीज, दैट बी लेस देन ए। यार अगर बी लेस देन ए है तो कॉस्ट प्राइस कम है, दिस इज लेस एंड दिस इज मोर। तो प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का प्रॉफिट? इनका डिफरेंस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो मेरा हुआ प्रॉफिट। इसको मैं डिवाइड करूंगा कॉस्ट प्राइस से इनटू 100, ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। आप देख लो कहां पर आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Akshay has 30 articles, each having the same cost price. He marked the price of each article at 30% above its cost price. He sold 15 of the articles at a discount of 20% each, and the remaining 15 articles at a discount of 10% each, thereby gaining a total profit of 630. What is the cost price of each article? तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। 30 आर्टिकल उसके पास थे, तो मैंने यहाँ पे लिखा 30, ठीक है। क्या किया मैंने आपको? ही मार्क द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही सोल्ड 15 ऑफ द आर्टिकल्स एट 20% डिस्काउंट ईच। तो देखो यार, जो हमारे पास आर्टिकल्स थे सबका जो कॉस्ट प्राइस है उसमें मार्कअप करा गया है, ठीक है। अब जो 15 आर्टिकल है, इन 15 आर्टिकल के लिए मुझे क्या पता है, और जो रिमेनिंग 15 है उनके लिए भी मुझे पता है कि ये वाले जो 15 आर्टिकल थे इन पर डिस्काउंट था 20% का, और ये वाले जो 15 आर्टिकल थे उन पर डिस्काउंट था 10% का, ठीक है। अब आप लोग ऐसे समझो कि मार्कअप पहले मैंने करा कितने का? 20% का, यानी कि जो चीज 10 की थी वो मैंने कर दी 13 की। इसके बाद मैंने डिस्काउंट दे दिया इन 15 आर्टिकल पर 20% का, यानी कि जो चीज ऐसे समझो कि 10 की थी वो हमने कितने की कर दी? 8 की कर दी। इसका मतलब कोई चीज अगर 100 की थी तो वो मैंने 104 की बेची है। अब जो नेक्स्ट 15 आर्टिकल्स है वहां पर थोड़ा सा चेंज है, मार्कअप तो सेम है। जो डिस्काउंट है वो केवल 10% का है, यानी कि 10 की चीज हम लोग बेच रहे हैं 9 की। मतलब कि जो चीज 100 की थी वो हमने 117 की बेची है। ये चीज आपको क्लियर हुई? अब आपको क्या किया मैंने?
कि जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 630 रुपए, ठीक है। टोटल प्रॉफिट गिवन है 630 रुपए, तो मैं मान के चलूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 है हर एक का, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो 4 है, और यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है, 17 है। तो 4 + 17 की वैल्यू आपके पास है 630, ठीक है। काफी अच्छा ही क्वेश्चन है। 21 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 630। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आई, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 30। आपने इसमें एक चीज मिस कर दी, और वो चीज ये थी कि टोटल आर्टिकल हमारे पास कितने थे, 15 आर्टिकल ये वाले और 15 ये वाले। तो ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट है ना, 4 यूनिट, तो इसको मैं 15 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मैंने मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 15 आर्टिकल मेरे पास ऐसे थे, तो जो 15 इंटू 21 है उसकी वैल्यू एक्चुअल में 630 है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यानी कि जो एक की वैल्यू वो कितनी होगी, 30/15, तो एक की वैल्यू आपके पास आई 2, ठीक है। करेक्ट वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 2 करेक्ट है। तो 100 की क्या वैल्यू होगी, 100 इंटू 2, यानी कि 200 रुपए। ये है आपका कॉस्ट प्राइस। और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। ये इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन केवल इंग्लिश में हमारे पास, तो इसको ऐसे ही समझते हैं। क्या गिवन है इसमें आपको, इन क्लास 8 of a school the ratio of number of students playing cricket to those playing football is 27:13, while the ratio of those playing football to those playing hockey is 26:14. If the total number of students in class 8 is 470, and each student plays exactly one game, find the percentage of the students of the class playing cricket. तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ऐसा नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं पूछा गया है। तो इसको हम लोग समझते हैं। जो स्टूडेंट्स का रेशियो गिवन है जो कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलने हैं, वो आपके पास है 27:13। पहली चीज तो आपको ये गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, एंड द रेशियो ऑफ दोज प्लेइंग फुटबॉल टू हॉकी इज 26:14। तो मैं फुटबॉल से हॉकी लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास 26:14 गिवन है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ एक बार, तो 13:7 हो गया। तो हॉकी खेलने वाले हुए 7, ठीक है। ये चीज आपको कंफर्म हुई। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट ईच स्टूडेंट प्लेस एग्जैक्टली वन गेम। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि 27 लोग अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 13 लोग हॉकी खेल तो फिर 13 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, सॉरी, और 7 लोग खेल रहे हैं हॉकी, ठीक है। इसका ये सिग्निफिकेंस है ये लाइन लिखने का। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं, फिर कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो देख लो यहाँ पर 27 बटे ये हो गया 40 और 7 47, ठीक है। इतना परसेंट आपके पास आएगा। ये आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 270 को आप डिवाइड कर लोगे 47 से, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 47 आप कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 57.45%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। जो ये लाइन गिवन है दैट ईच प्लेयर प्लेज एग्जैक्टली वन गेम। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझो। काफी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। क्या गिवन है इसमें आपको, एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें एक कैंडिडेट को 43.5% वोट्स मिले और वो इतने वोट से हार गया, 3744। तो विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले, बस आपको ये बताना है। तो देखो, इसको अगर 43.5% मिले हैं वोट्स, तो जो दूसरा वाला है विनिंग कैंडिडेट, उसको कितने मिलेंगे, बाकी के वोट्स, यानी कि 56.5%, ठीक है। इनका जो अंतर है वो कितना दिख रहा है आपको, अंतर मुझे दिख रहा है 13% का। तो जो 13% है उसकी वैल्यू है 3744। तो यहाँ से आपको 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करो, पहले गया 2 बार, ठीक है। तो कितना हो गया 26, फिर आपके पास आया 114, ठीक है। 114 को मैंने काटा 8 बार, 104, फिर से 8 बार आ गया। तो आपको क्या निकालना है, विनिंग कैंडिडेट के वोट्स, यानी कि आपको जो टोटल वोट्स हैं, क्योंकि मेरे पास आ गए 28800, इसका क्या निकालना है, इतना परसेंटेज, यानी कि 56.5 डिवाइड बाय 3 बार आपके पास इधर जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसको आप हटा लो, तो 3 बार जीरो हमारे पास आ गया, 2 जीरो से आपने इसको काट दिया, 2 जीरो को इनको मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना पड़ेगा से, यानी कि वैसे भी आप लोग समझ जाते हैं कि लास्ट में जीरो नहीं आ सकता, कि एक जो जीरो बनेगा ना इससे, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो मैं चेक भी किसको कर लेता हूँ, 565 इंटू 288, और फिर हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे 10 से, ठीक है। ठीक है, आपके पास वही आंसर आएगा 16272। क्या कोई और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, तरीका ये था कि आप ये देखते, जो 288 है ना, वो क्या होता है 144 का डबल, 144 यानी कि 12 का स्क्वायर। अब अगर 12 का स्क्वायर है यानी कि 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, है ना। 9 का मल्टीपल भी आपका ये होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और आप लोग देख लो, ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल में 9 का मल्टीपल है। ये भी वैसे मल्टीपल है, पर इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है।
ऐसे भी आप कर सकते थे। वो आप पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आप कितना स्मार्टली उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो डिजिटल सम लगा दो, बट इतना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप ये जरूर देख लो कि अगर यहाँ पर ये जीरो आ रहे हैं वो तो आ नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, इतनी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 800। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 538.56 आफ्टर ऑफरिंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, X% एंड 12%। अगर एक सिंगल डिस्काउंट हम लोग देते 2X% का, तब जो सेलिंग प्राइस होता वो क्या होता। तो यार बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपका टाइम खा सकता है एग्जाम के अंदर। सबसे पहली चीज यार ये होगी कि हम 800 पर सिंपली एक 10% का डिस्काउंट दे दें, यानी कि अब वो चीज बन गई 720 की। ये स्टेप तो आपको तुरंत करना आना चाहिए। अब आप देखो 720 पर जब मैं 12% का डिस्काउंट दे दूंगा, ये चीज आप फाइंड करो कि बताओ कि अब मेरे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो आपने बोला यार कि 88/100 इंटू 720, या फिर और अगर सिंप्लीफाई आप लोग करना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 22/25 इंटू 720। ये चीज अब मुझे सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। और एक्चुअल में अगर आप ये कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, तो आप एक्स की वैल्यू बता पाओगे जल्दी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग करके देखते हैं। देखो, आज से पहले आप काट सकते हो, या फिर आप चाहते नीचे 100 भी ले सकते थे, फिर आपको उसे 7.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऊपर 88 को। ठीक है, तो 88 इंटू 7.2, तो आपके पास ये आता 633.6। अब ये प्योर कैलकुलेशन है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि आप इसे जल्दी कैसे कर सकते हो। वो तो आपको लिख के मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम में अगर होता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं 7.2 को इधर 88 से मल्टीप्लाई कर रहा होता ऐसे, और कोई तरीका है नहीं इसमें मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता, मेरे पास ये आता 633.6। देखो ये कैलकुलेशन एक थी, पर अगला जो स्टेप है वो थोड़ा सा आसान है। ऐसे आसान है कि आप ये समझो कि अगर मेरे पास कोई चीज थी इतने की, और अब एक और डिस्काउंट देने के बाद वो बन गई 538.56 की, तो अब आप यहाँ पर गैस कर सकते हो। अब आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है कि ये एक्स जो परसेंट जो डिस्काउंट था वो कितना था। कैसे गैस करोगे, आप ये समझो यार कि अगर मैं 10% का डिस्काउंट देता, तो जो चीज थी मेरे पास इतने की 633.36 की, तो उसमें कितने पैसे कम होते। तो आपने बोला यार कि लगभग उसमें 63 रुपए कम होते। ठीक है, और यहाँ कितने रुपए कम हुए, तो आपको दिख रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 100, या फिर कह सकते हैं 95। तो 10% तो है ही, उसके अलावा थोड़ा सा और है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि 10% तो है, जो कि लगभग कितना होता है 63, और उसका आधा, उसका जो हाफ है, वो अगर मैं ऐड करूँ तो मैं क्लोज टू 95 आ गया। ठीक है, तो वही डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब जो एक्स है आपका वो 15% है। 10% प्लस 5% यानी कि 15%। ये चीज आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके आप इसमें ये नहीं देख सकते कि हम इसके रेशियो लेकर सॉल्व करें। कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि इनका रेशियो देखते हैं, इनको वैल्यू से काटते हैं, फिर जो रेशियो आ रहा है। अगर ये करोगे तो एग्जाम में फिर ये करते रह जाओगे, काटन को पहले आपने 2 से काटा, फिर आपने इससे काटा, उससे काटा, उसमें सारा समय निकल जाएगा। ये तरीका मुझे थोड़ा ज्यादा सही लगता है। आप वैसे चाहते तो 11 से भी काट सकते थे, ये चीज ज्यादा सही है ना कि आप ऐसे देख लो रफली कितना आ रहा है। ठीक है, उससे भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब देखो एक्स की वैल्यू अगर 15% है, तो सिंपल सी बात ये है कि जो 2x हुआ वो 30 हुआ, तो जो 800 की चीज है वो आप 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.7 से, ये आपका आंसर आ जाएगा 560। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। 2/5 ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू 4/7 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 15% का डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, देखो 2 into 7, इधर देखते पहले कॉस्ट प्राइस की तरफ। 4, जैसे आपके पास लिखा हुआ है, मैं सही से करके दिखाता हूँ। 2/5 MP जो है इसके बराबर है 4/7 CP के, ये तो गिवन है। को काटो तो यहाँ पर 2 रह गया, यानी कि हमारे पास है मार्क प्राइस अपॉन 10 बराबर कॉस्ट प्राइस अपॉन 7। इसका मतलब यार कॉस्ट प्राइस अगर 7 होता तो मार्क प्राइस 10 होता। ठीक है, डिस्काउंट कितने का, 15% का। 15% का डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मेरे पास 20 की है तो वो 17 की जा रही है। ठीक है, इसको 2 से काट लो, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यानी कि 7 इंटू 2, 14 की जो चीज है वो मैंने बेच दी 17 की। तो जो प्रॉफिट मेरे पास हुआ वो कितना हुआ, 3 यूनिट का हुआ इधर, 300/14। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो पहले 2 बार कटेगा तो 21 पॉइंट समथिंग, 2 बार कटा 28, फिर आपका बचा 20, तो 21 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन काफी अच्छा था और इसको मैं सॉल्व करवाता हूं।
देखो ये क्वेश्चन यार शायद 2 बार हिंदी में आ गया, पर फिर भी कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। एक दुकानदार हमारे पास है जो कि 22 रुपीज पर केजी में जो अमरूद है उसको देना चाहिए, उसको कितने में बेच रहा है? 25 पर केजी में, और दो अलग अलग पर्सन को 1 1 केजी उसने सेपरेट दिया है। ठीक है, 22 का सामान 25 में दे दिया है। पर हुआ क्या कि उसने 1 किलो नहीं दिया, उसने 950 ग्राम ही दिया। ठीक है, और उसने फॉल्स वेट यूज कर कर ये गड़बड़ कर दी। और जो दूसरा पर्सन है उसने उसको 1 केजी के बजाय एक्स ग्राम बेचा। ठीक है, 1 केजी उसने उसको भी नहीं दिया, उसको भी उसने कम सामान दिया। अब आपको ये पता करना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहली बात ये कि दो पर्सन मेरे पास है, ए और बी। वैसे नाम अलग अलग लिखे हैं, आनंद और साक्षी, पर दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, तो पहले पर्सन को जब वो 22 का सामान बेच रहा था 25 में, और इसको जब वो 22 पर केजी का सामान बेच रहा था 25 पर केजी में, तो वैसे नॉर्मल फायदा कितना होता? नॉर्मल फायदा जब वो कमाना चाह रहा था तो कितना होता? 3 रुपए 3 रुपए, यानी कि 6 रुपए तो यहाँ से आ गए। 3 रुपए इससे कमाए और 3 रुपए इससे कमाए, तो 6 रुपए तो मेरे पास यहाँ से आ गए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि उसने इस ए पर्सन को, आनंद को 1 किलो नहीं दिया। ठीक है, उसने कितना दिया? 1000 ग्राम के कंपैरिजन में उसने केवल 950 ग्राम दिया। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फायदा उसको मिला वो 50 ग्राम था। ठीक है, मैं यहां पर किसके पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ? जो दुकान वाला है, अमरूद वाला। ठीक है, उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि उसको 50 ग्राम का फायदा हुआ। तो 50 ग्राम की कीमत क्या होगी? अगर किसी चीज की जो 1 केजी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू अगर 22 है, तो 50 ग्राम की कितनी होनी चाहिए? देखो 50 ग्राम कितना होता है? केवल 1/20 होता है। तो 1/20 पार्ट जो होगा 22 रुपए का, तो ना एक्स्ट्रा फायदा यहाँ पर उसको मिल गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1.1 डायरेक्ट। ठीक है, तो 1.1 रुपए उसने यहाँ ऐसे कमा लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। 1.1 यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर मुझे ये पता है कि उसने एक्स ग्राम उसको दिया है। तो मान लेते हैं कि वाई ग्राम उसने नहीं दिया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई ग्राम की कीमत हुई, जैसे मैंने 1.1 निकाला था, वाई ग्राम की कीमत कितनी होती है? हमने बोला वाई डिवाइड बाय 1000, 1 किलो में 1000 ग्राम, इनटू जो भी कॉस्ट प्राइस है 22 रुपए। तो ये जो इक्वेशन सिंपली बनी है ये किसके बराबर है? टोटल प्रॉफिट 7.76। ठीक है, अब इतनी सी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालने के लिए, और वाई को आप माइनस कर दोगे 1000 में, आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपके पास जो 22 वाई डिवाइड बाई 100,000 है, किसके बराबर है? 7.76 में से मैंने क्या माइनस कर लिया? 7.1। ठीक है, 7.76 में से माइनस कर लेते हैं 7.1, तो बचेगा 0.66। ठीक है, अब इसको काट लो, यहाँ पर आ गया 3, इनफैक्ट 0.3, तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 इधर। ठीक है, 0.03 आएगा, तो 30 आपके पास आ गया वाई की वैल्यू 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम उसने कम दिया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1000 माइनस 30, 970 ग्राम। ये है करेक्ट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या गिवन है इसमें आपको? In a city, 60% of the population are males and the rest are females. If the ratio of the married males to the non-married males is 5:7 and the ratio of the married female to the non-married female is 2:3, what percentage of the total population is married? ठीक है, अब ऐसे समझना आप लोग, मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो। मेरे पास इधर है मेल, इधर है फीमेल। ठीक है, 60% मेल है, यानी कि अगर 3 मेल है तो 2 फीमेल है। ठीक है, अब जो मेल्स हैं उनमें जो मैरिड और नॉन मैरिड का हमारे पास रेशियो है वो कितना है? वो रेशियो आपके पास है 5:7। ठीक है, आपको अल्टीमेटली क्या बताना है कि कितने परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन की मैरिड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मैं कह सकता हूँ कि मैरिड का फ्रैक्शन आना है मेल्स में, वो कितना है? 5/12, क्योंकि 5:7 है तो मैंने लिख लिया 5/12। यहाँ पर जो फीमेल में आना है वो कितना है? मैरिड और नॉन मैरिड का रेशियो 2:3, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आनी है वो है 2/5। ठीक है, इनका आपको क्यूमुलेटिव बताना है ना? इनका आप लोग क्यूमुलेटिव बताना चाहते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15/12। तो सिंपली मैं उसको लिख सकता हूँ 15/12 को 5/4। ठीक है, तो 5/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 4/5। और इसको हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं? टोटल तीन और तो कितने हैं? तीन और तो मेरे पास है 5। ठीक है, अब ये वैल्यू देखो कि कितनी आ रही है। तो ये मुझे दिख रहा है यार कि आ गया 25 और 16, यानी कि 41। 41/20 × 5 100,
मल्टीप्लाई कर लो 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, 41% है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, इसमें आप कभी फंसोगे नहीं और बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, देखने में काफी खतरनाक सा लग रहा है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 45840। मेल की पॉपुलेशन बढ़ा दी 25% से, फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ा दी 15% से। देन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज विल बिकम 55284। What is the difference between the number of male and that of female in the present population of the village? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, आपको शायद लग रहा हो कि ये क्वेश्चन करना आसान है या फिर मुश्किल कुछ भी है, पर काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक बार में सही ना कर पाओ ना, एग्जाम के अंदर ये टाइम खा जाते हैं। आप सोचते हो कि कहाँ पेपर में गड़बड़ होगी, पर रियलिटी ये है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी है ना जिसमें आप फंस रहे हो, आप उनको लास्ट में करना। और देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, ज्ञान की बात तो बहुत हो गई। मेल की पॉपुलेशन हमने बढ़ा दी है 25% से, तो जो इंक्रीज होना चाहिए वो कितना है, 25% एम। ये इंक्रीज है, अगर नंबर ऑफ मेल एम थे तो 25% ऑफ एम ये इंक्रीज है, सिंपली बात ये है। ठीक है, प्लस 15% एफ, ये इंक्रीज है। अभी इंक्रीज किसके बराबर है आप देखो, जो मेरे पास 55284 है और 45840 है, इनका जो डिफरेंस है वो ये है। ठीक है, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। 55284 उसमें से हटा दो 45840, तो आपके पास आ जाएगा 9 3 टाइम्स 4। ठीक है, अब यहां पर आप लोग एक चीज और करो कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हम 25% निकाल सकते हैं, फिर 15%, तो 15% निकाल लो। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ दूं दोस्तों में, यहाँ पर आ जाएगा 10% ऑफ मेल्स प्लस 15% यहाँ पर आया मेल्स प्लस फीमेल, ये वैल्यू है मेरे पास 9 और 3 बार 4 लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो जो 10% मेल हैं उनकी वैल्यू मुझे बताओ कि कितनी आई। 9444 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ा, 15% ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि ये है मेल्स प्लस फीमेल। ठीक है, 15% इस वैल्यू का कितना होगा, तो देखो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, 3/20 आपको इसका निकालना है, तो आप पहले इसको 20 से डिवाइड कर सकते हो, फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करके देखूं तो ये कितना होगा, 3 इंटू 20 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 20 से अगर मैंने डिवाइड करा तो पहले ये गया 2 बार, फिर कितना बचा मेरे पास 58, तो फिर से ये गया 2 बार। ठीक है, फिर मेरे पास बचा 184, तो वो गया 9 बार, और अब मेरे पास बच गया केवल 4 और 0, तो यानी कि अभी गया 2 बार। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, देखते हैं कि कितना है। 9444 इसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स 2292, तो यह आ जाएगा 2568। ठीक है, तो जो 10% मेल्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो है 2568, यानी कि जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कितने हो गए 25680। अब जो हमारे पास फीमेल्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल पॉपुलेशन में से इसको माइनस कर लोगे, नंबर ऑफ जो फीमेल्स हमारे पास आ जाएंगे वो कितने होंगे 45840 माइनस दिस वैल्यू, इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं 45840 और माइनस कर लेते हैं इसमें 25680, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20160। ठीक है, अब इनका जो अंतर होगा वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में भले ही आपको देखने में ना लगाओ कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, पर रियलिटी ये है कि जब इतनी कैलकुलेशन है तो उसको करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन वाला आपके संग खिलवाड़ कर देता है और ये वही क्वेश्चन होते हैं। इनका अंतर आप ले लो, आपको आंसर मिल जाएगा जो यहाँ पर गिवन है आपको 5520। ठीक है, एकदम ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि आपको समझ में आए कि कभी कभी क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ सकता है। ठीक है, शायद आपको लग रहा हो कि आसान है, पर नहीं है। मैं इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन है जो देखने में आपको शायद मुश्किल लग रहा हो पर करने में आसान है। ठीक है, तो ऐसा जो पेपर बना रहा है ना वो आपके संग ऐसी गेम बहुत खेलेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये मैं कर लूंगा और वो आप नहीं कर पाओगे, और जो आपको लगेगा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, वो एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चन होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप पेपर में पहली बार देखते तो आपको लगता है ये तो छोड़ना पड़ जाएगा, जैसे उसकी लैंग्वेज भी इतनी क्लियर नहीं है। वैसे अंडर अ सेल ऑफर तनवीर वाज ऑफर्ड अ 32% डिस्काउंट ऑन द part of the mark price that was paid in cash, but he had to add 1.2% on the part of the mark price paid through a credit card.
if Tanveer paid 75% of the mark price in cash and the rest through a credit card, what percentage of the mark price was his total final payment? तो यार बात यहाँ पर पता है क्या है कि एक आपका केस होता है डिस्काउंट का जिसमें कीमत हो रही होती है कम, और एक आप उसको कह सकते हो रिवर्स है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट तो आदमी नहीं दे रहा, पर वो कह रहा है कि अगर आपने ऐसे पेमेंट करा तो आप इतने पैसे ज्यादा और दोगे, ठीक है। वैसे डिस्काउंट में क्या होता है कि हम लोग मार्क प्राइस में कुछ कमी कर देते हैं, पर यहाँ पर वो मार्क प्राइस में पैसे बढ़ा और रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। जैसे 75% पेमेंट जो था, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 3 यूनिट का पेमेंट था वो उसने कैश में करा, ठीक है। और 1 यूनिट का जो पेमेंट था वो उसने किस में करा, क्रेडिट कार्ड में। अब जो भी पेमेंट कैश में हो रहा है उसमें तो 32% का डिस्काउंट है, ठीक है। 32% का डिस्काउंट यहाँ तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, 1 यूनिट का, इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है। इसमें इनफेक्ट आपके 1.2% पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है मैं कह सकता हूँ कि माइनस में, -1.2%, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। कीमत बढ़ रही है। अब आप देखो कि इनका जो क्यूमुलेटिव निकलेगा वो कितना निकलेगा। इनका जो क्यूमुलेटिव होगा वो कितना हुआ, 96 -1.2, और आप इसको डिवाइड कर लो 4 से, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो ये हुआ हमारे पास 94.8 डिवाइड बाय 4 अगर मैंने करा तो 23.7%। तो इतने परसेंट ऑफ इफेक्टिव डिस्काउंट रह गया, ये है आपका इफेक्टिव डिस्काउंट। इसको आप 100 में से माइनस कर लो तो उतना पेमेंट करना पड़ा, 100 माइनस 23.7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन देखने में कठिन था पर रियलिटी में इसका सॉल्यूशन अच्छा था। और ये चीज आप लोग याद रखो कि कभी कभी डिस्काउंट के साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसे आदमी को देने पड़ रहे हो, ठीक है, मार्क प्राइस के ऊपर भी। तो वो केस आप लोग याद रखना, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी थे, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। उसमें आप लोग गलत मत कर देना, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको प्लस में 1.2% लिखते हो, ठीक है। वो पॉजिटिव डिस्काउंट नहीं है, आप इसको नेगेटिव डिस्काउंट समझ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू अ होलसेलर डीलर at a profit of 11%. The wholesaler sells the same to a retailer at a profit of 15%. The retailer in turn sells it to a customer for 17045, thereby earning a profit of 19%. Cost price of the manufacturer is what? और यहाँ आप लोग आखिरी चीज पर प्लीज ध्यान देना, कंसीडर इंटीजर पार्ट ओनली, यानी कि वैल्यूज यहाँ पर नहीं कटेंगी, और जब भी वैल्यूज नहीं कटती हैं तो क्वेश्चन हो जाता है कैलकुलेटिव। तो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो इस लाइन पर आपका ध्यान जा रहा है और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाला है, तो प्लीज आप लोग इसको लास्ट में करना, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पहली जो चेन है हमारे पास, उसमें पहला स्टेप क्या है कि जो एक डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने सामान बेचा डीलर को, ठीक है। फिर डीलर ने आगे बेच दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने बेच दिया कस्टमर को। ये पूरी चेन है हमारे पास, ठीक है। अब इस चेन में जो आखिरी चीज है हमारे पास वो गिवन है कि जो यहाँ पर रिटेलर था उसने बेचा कस्टमर को इतने में और इतने का प्रॉफिट उसने कमाया। तो पहले इसी लाइन को पकड़ते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको 100 मान लूं, रिटेलर ने अगर 100 की कोई चीज थी 19% के प्रॉफिट पर बेची है तो वो 119 की हो गई। अब इस 119 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में गिवन थी 17045, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो देखो कि कितनी बार जा रहा है। पहले तो गया एक बार, ठीक है। फिर कितनी बार जाएगा ये, तो आपके पास बच गया 514, ठीक है। तो 514 कितनी बार गया, 514 है ना वहां पर, तो वो 4 बार जाएगा, हाँ 4 बार जाएगा। यहाँ पर आया 4, ठीक है। अब लास्ट में 5 आ रहा है तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई किसकी, जो कॉस्ट प्राइस था रिटेलर के लिए, वो वैल्यू आपके पास आई है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। जो यहाँ पर हमारे पास डीलर था, ठीक है, उसने रिटेलर को 15% प्रॉफिट पर कोई चीज दी थी। इसका मतलब यार ये हुआ ना कि जो चीज हमारे पास 20 की थी, ठीक है, वो कितने की बन गई, वो 20 की चीज बन गई 23 की। अच्छा सॉरी, गलती यहाँ पर मेरे से हो गई है इस क्वेश्चन में। वो गलती ये है कि ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 119 से नहीं कट रही है, ठीक है। वो वैल्यू 119 से नहीं कट रही है, तो फिर हमको एक ऑल्टरनेटिव चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सक्सेसिव के तरीके से इसको ट्रीट करना पड़ेगा, तभी शायद हम लोग आंसर के क्लोज पहुंचेंगे। देखो एक्चुअल में जो गड़बड़ हो रही है ना वो इसीलिए हो रही है क्योंकि जो आंसर है वो परफेक्ट नहीं आने वाला, कंसीडर इंटीजर पार्ट ओनली, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो पहले स्टेप में यार क्या हो रहा है कि 11% का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि कोई चीज अगर 100 की थी तो वो 111 की हो गई,
सिंपली बात ये है, ठीक है। दूसरे स्टेप में जब बी से आर हम लोग गए, तब क्या हुआ कि 15% का प्रॉफिट है। जो चीज हमारे पास 20 की थी, तो आप कह सकते हो कि बन गई 23 की, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े और लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि 19% का प्रॉफिट था। तो अगेन जो चीज हमारे पास 100 की थी, वो कितने की बन गई, 119 की बन गई, ठीक है। अब इसका जो क्यूमुलेटिव आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू है 17045, और ये वैल्यू वो है जो मुझे निकालनी है, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इनफैक्ट जो ये वैल्यू है ना हमारे पास 17045, वो इनमें से किसी से भी नहीं कट रही है वैल्यू, ठीक है। बहुत ही दुख की बात है, पर ये जो वैल्यू है, ये इनमें से किसी भी वैल्यू से नहीं कटेगी, ना 111 से कटेगी, ना 23 से, ना 119 से। तो अब आप क्वेश्चन में फंसे, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में फंसा, आप भी इस क्वेश्चन में फंसे, तो अब हमको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो वही बात है कि लाइफ में आपके बहुत सारे डाउन मोमेंट आएंगे, पर तब आप क्या करते हो, तब आप बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकालते हो। या फिर कभी कभी पता है क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। जैसे यहाँ पर ये जो मेरे पास वैल्यू है 17045, इसको मैं इनमें से किसी से नहीं काट सकता। आपको ये शायद लग रहा हो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर उसके जो सॉल्यूशन कभी कभी होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे यहाँ जो सॉल्यूशन मुझे समझ में आ रहा है, वो सॉल्यूशन पता है क्या है, वो सॉल्यूशन ये है कि यार ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में गैप है, ठीक है। इतना बड़ा गैप नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे अगर इस 111 को मैं 110 बना दूं अपने मन से, ठीक है, 119 को मैं 120 बना दूं अपने मन से, ठीक है, और 20 से 23 उतना तो चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप लोग कर दोगे, ठीक है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हुई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और भी आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर अभी फिलहाल इतना ठीक है। अब जैसे इसको आप लोग काटोगे तो क्या रह गया, 10 से 11 रह गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11। इसको इससे काट लो तो जो 5 था वो 6 रह गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ यार कि मेरे पास 1000 आ गया, ठीक है। 10 into 100 यहाँ पर आ गया 1000। और यहाँ पर क्या आया मेरे पास, यहाँ मेरे पास केवल रह गया 11 into 6 into 23। तो आप देख रहे हो काफी कैलकुलेशन मेरे पास सिंप्लीफाई हो गई केवल एक ही स्टेप से। और अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू लिखी थी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 66 into 23, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1518। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि जो ये 1518 है, ठीक है, 1518 है, इसको इसके बराबर इक्वेट करना है। यानी कि जो फाइनल स्टेप होगा आंसर लाने, वो क्या होगा, 17045, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1518 से, और फिर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से। उसकी कोई इतनी जरूरत है नहीं, वो हम वैसे समझ जाएंगे वैल्यू देखकर। तो आप देखोगे कितनी बार जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पर केवल 170 डिवाइड बाय 15 कर लेते, उससे भी आपको समझ में आता था, ठीक है। पर इतना प्रेम दो, इतने भी आप कर लोगे। जैसे आपने यहाँ पर पहले उसको एक बार काटा, ठीक है, तो कितना बचेगा लगभग अप्रोक्स आप चलो, तो आपको आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कितना रह गया 182, ठीक है, 182। फिर आया 1825, तो फिर से 1 बार गया। जैसे आपको देखा कि यहाँ पर 11 आया, यानी कि आंसर क्या हुआ, 11,000 समथिंग आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके 3 जीरो आ गए। तो वैसे आपने इसको टिक मार दिया। तो आप देख रहे हो कि ये वो सवाल है जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर CHSL में आ सकता है तो CGL में क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो और ट्राई करो। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹750 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर। द टेबल इज सोल्ड फॉर ₹2250 and the chair is sold at a loss of 25%. If there is a profit of 25% in the entire transaction, then at what profit percentage was the table sold? देखो यार बात ऐसी है कि एक है टेबल और एक है चेयर, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर है उसको मैं मानता हूँ कि वो x है, ठीक है। और क्या गिवन है हमको, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 750 मोर, यहाँ पर आया x प्लस 750। ये हमारे पास था चेयर और नीचे हमारे पास है टेबल, ठीक है। तो जो टेबल है वो कितने की बेची गई है, 2250 की, इतने की टेबल हमने सेल करी है, ठीक है। और जो चेयर है इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 25%, ठीक है। अब जैसे यार मैंने यहाँ पर 25% देखा, तो मैं तुरंत ही सोचा कि इसको मैं कर दूं 4x, ठीक है, ताकि 25% का जब हमारे पास लॉस हो रहा हो, अब जो चीज है, ठीक है, वो कितने की होगी, सिंपली 3x की रहेगी। और यहाँ पर जो मैंने 4x करा, तो इसकी वजह से ये भी 4x आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो ओवरऑल हमारे पास आ रहा है प्रॉफिट, वो है 25%। उसको आप कैसे लिखोगे, आपने देखा यहाँ पर जो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 3x। ऐसे समझाता हूँ इसको,
नीचे मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2250, ये हुआ टोटल सेलिंग प्राइस। इधर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 8x प्लस 750, ये वैल्यू किसके बराबर है, 25% का प्रॉफिट है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो अगर 5 है तो कॉस्ट प्राइस होगा 4। अब ये कैलकुलेशन वो है जो करनी पड़ेगी, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। काटना चाहते थे तो काट सकते थे, पर फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 12x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9000, ये तो सिंपल है। ये किसके बराबर है, 40x प्लस 3750, ठीक है। यानी कि यार जो हमारे पास 28x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 5250, है ना, 5250 वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मैं डिवाइड करके एक बार देख लेता हूँ इसको, ये क्या ये कट रहा है, 5250 डिवाइडेड बाय 28, तो आपके पास कितना आ जाएगा। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर हमको पूरी वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे क्या चाहिए, 4x चाहिए ना, तो मैं 4x की वैल्यू निकालता हूँ, मैं इसको 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, 7 से डिवाइड करने पर ही आ जाएगा 750, ठीक है। तो 750 ये वैल्यू है, यानी कि यार मुझे क्या बताना था, टेबल का जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 750 कितना, वो 1500, तो जो चीज 1500 की थी वो बेच दी हमने 2250 की, दिख रहा है हमको 750 यानी कि 50% का प्रॉफिट है, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। अंडर अ सेल ऑफर फॉर एन आइटम, महेश was offered 24% discount on the part of the mark price that was paid in cash. It was charged 1.5% on the part of the mark price paid through credit card। देखो वही क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, कि जो डिस्काउंट है वो ना देकर प्राइस इनफैक्ट बढ़ा दिया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे, आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख देना बस, डन, ठीक है, डन Q1 ये लिखना, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करने होंगे, ठीक है। सेम वैसा टाइप है, इसलिए मैं आपको नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया है, नेगेटिव डिस्काउंट वाला। अब इस चीज को आप लोग समझो, क्या गिवन है इसमें आपको, अरुण bought an old computer and spent 110 on its repairs. He then sold it to Bhola at a profit of 20%. Bhola sold it to Chandan at a loss of 10%. Uh, Chandan finally sold it for 1188 at a profit of 10%. How much did Arun buy the computer for? तो आखिरी स्टेप से शुरू करना है हमको, कि चंदन ने किसी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर इतने का। यार जो 11 है मेरे पास, ऐसा आप लोग समझो कि ए से आइटम गया बी पर, ठीक है, बी से आइटम गया सी पर, और सी ने किसी और को बेच दिया डी को, उसको जिसके बारे में मुझको नहीं पता और नाम को पता करना है, इतने पर 10% के प्रॉफिट पर। तो जो चीज 10 की थी वो 11 की बेच दी। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी 1188। तो देखो कि कितनी बार गया, आपको दिख रहा है कि पहले तो गया एक बार, ठीक है, फिर आएगा 0 और फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 108 टाइम्स ही गया, एक जीरो और आ जाएगा इस 10 के लिए, तो 1080 यहाँ पर आया। और जो यहाँ पर भोला था उसने कितने पर बेचा था, 10% के लॉस पर बेचा था चंदन को, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या है, 10 से 9। तो ये जो 9 है आपके पास उसकी वैल्यू है, और 9 की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1200, ठीक है। अब आप लोग इसको समझो कि इन्हें बी को बेचा था 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि जो इसके लिए हमारे पास आएगा कॉस्ट प्राइस वो कितना है, वो हमारे पास है 1000, ठीक है। अब ये 1000 क्यों हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसने कुछ पैसा रिपेयर पर लगाया था, तो वो रिपेयर का पैसा आप माइनस कर दो 110, ये आ जाएगा करेक्ट कॉस्ट प्राइस, यानी कि 890 रुपए, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेथड है ये भी आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसको ऐसे कर सकते हैं इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो आप लोग, इतना मुश्किल है नहीं वैसे। द कॉस्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज 80% मोर देन दैट ऑफ अ मोबाइल फोन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार मोबाइल फोन, मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल फोन, यहाँ मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर की कॉस्ट 80% ज्यादा है, तो मोबाइल फोन की कॉस्ट अगर 5 है तो कंप्यूटर की कॉस्ट जो होगी वो 9 होगी, ठीक है। अब जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर है वो हमने डिक्रीज कर दी 25% से, ठीक है। तो यानी कि कंप्यूटर की कॉस्ट पहले जो हमारे पास कितनी थी 9 थी, वो 25% अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, सिंपली 9 इंटू 3/4 इतनी रह जाएगी, ठीक है। अब जो मोबाइल फोन है उसकी हमने बढ़ा दी, कितने से 20% से हमने बढ़ा दी। अब कोई कॉस्ट अगर पहले 5 थी तो वो कितनी हो गई, 5 से बढ़कर वो 6 हो गई, 20% अगर हमने बढ़ाई तो, ठीक है।
इतनी चीजें आपको पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मुझे क्या बताना है, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इन 3 मोबाइल फोन एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अब एक तरीका तो ये होता है जो मैं फिलहाल करता आ रहा था, एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप लोग ये देखो कि मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं और कितने मोबाइल फोन है, 3 मोबाइल फोन, 3 मोबाइल फोन और 2 कंप्यूटर। अब आप लोग ये समझो कि जो मोबाइल फोन है उसमें मुझे क्या गिवन है कि 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट। और जो कंप्यूटर की कॉस्ट है उसमें 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पर 3 यूनिट है, ठीक है, ये जो 3 यूनिट है इनका जो टोटल कॉस्ट प्राइस बैठता वो कितना बैठता। तो यार ये जो 5 यूनिट है 3 इंटू 5 आप करोगे तो 15 यूनिट इनका टोटल कॉस्ट प्राइस बैठता, ठीक है। और जो कंप्यूटर है उस केस में आप क्या बोलोगे कि 9 यूनिट एक का था और 2 यूनिट मेरे पास है, तो यहाँ पर जो बैठता वो 18 यूनिट बैठता। इनका रेशियो देखो एक बार कितना आ रहा है, तो रेशियो आपको दिख रहा है कि 5 से 6 आ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, 5 से 6 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है बताओ, 20 इंटू 5 हुआ 100 और 6 इंटू 25 हुआ 150, यानी कि डिक्रीमेंट है, ठीक है, कितने का, 50% टोटल। अब ये जो है मैं सब में बांटूंगा, जो यहाँ पर 5 थे और ये 6 थे यानी कि 11, इतना आपका नेट डिक्रीमेंट आ जाएगा टोटल में अगर देखूं तो, ठीक है। कितना, 50/11, 50/11 आपके पास आ जाएगा, 4.5% समथिंग इतना डिक्रीमेंट है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने आपको करवाया है। ये है अगला सवाल। Nikita would gain 20% by selling a table fan for rupees 840 and would gain 12% by selling a wall clock for rupees 1008. She sells the table fan for rupees 980. What is the least price for which she must sell the wall clock to avoid any loss on the two together? देखना आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से। 20% का फायदा हुआ है जब उसने 840 का किसी चीज को बेचा, यानी कि 5 से 6। अगर 6 की वैल्यू 840 है तो 5 की वैल्यू क्या रही होगी, 5 की वैल्यू की रही होगी 700। तो जो चीज 700 की थी उसने बेची 840 की, ठीक है। एंड वुड गेन 12% बाय सेलिंग अ वॉल क्लॉक फॉर 1008, यानी कि जो 112 है उसकी वैल्यू है मेरे पास, 112 की वैल्यू अगर है 1008 तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी आई। तो यार दिख रहा है कि 9 टाइम्स चला जाएगा, है ना, 9 टाइम्स से तो जाएगा, 1008 डिवाइड बाय 112, 9 आएगा, ठीक है। यानी कि जो चीज 900 की थी वो उसने बेची है कितने की, 1008 की। यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब देखो आपको क्या गिवन है, शी सेल्स द टेबल फैन फॉर रुपीज 980, ठीक है। तो उसको दूसरा आइटम कितने में बेचना पड़ेगा ताकि उसको कोई भी नुकसान ना हो। अब देखना यहां पर जो मेरे पास टोटल आ रहा है कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 1600, ठीक है। एक आइटम उसने कितने का बेच दिया, 980 का टेबल फैन जो था, ठीक है, 980 का। तो जो अगला आइटम है वो कितने का बेचना चाहिए ताकि कोई नुकसान ना हो, तो इसको इक्वेट कर लो, आंसर आपको दिख गया 620 रुपए, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मोहन स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 170 3 times 0. He incurs a loss of 4% during the first year. He makes a profit of 5% during the second year. On his remaining investment, finally he makes a profit of 25% in the third year. तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर। बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो पहले साल जो हुआ वो 4% का लॉस हुआ, यानी कि 25 रह गया 24, ठीक है। उसके बाद 5% का फायदा हुआ, यानी कि जो चीज 20 थी वो बन गई 21, ठीक है। उसके बाद 25% का फायदा, यानी कि 4 बन गया 5, ठीक है। अब इसका आप लोग इफेक्टिव देख लो कि कितना हुआ, तो यहाँ पर रह गया 5, इसको भी काट दो, यहाँ पर रह गया 6। तो यार कोई चीज अगर 5 into 20 यानी कि 100 थी तो वो बन चुकी है 6 into 21 यानी कि 126, ठीक है। अब इसकी वैल्यू गिवन थी, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन थी 17 और बहुत सारे जीरो, ठीक है। और क्या बताना है, प्रॉफिट, यानी कि 26 यूनिट, 26 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 से, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो मेरी साइड से लगा लेना, ठीक है। करेक्ट आंसर ये रहा। A seller sells a laptop to Seema at a rate of 38804
earning 9% profit. He sells 2 mobile phone to Arjun, each at a rate of 13875, earning a profit of 11% each. Thus the total profit he earned on selling a laptop and 2 phones. ठीक है, तो हो यार इस क्वेश्चन में ये रहा है कि उसने हमको सेलिंग प्राइस दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो बता दिया, और यहां से आपको ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्या हुआ। तो इतना मुश्किल नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जो हमारे पास 109 है, 9% प्रॉफिट यानी कि 109 है सेलिंग प्राइस, उसकी वैल्यू गिवन है 38804, ठीक है। ऐसे आप पहले मुझे वन की वैल्यू बताओ कि कितनी आएगी। वन की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो काटा 3 बार तो हुआ 327, फिर कितनी बार जाएगा, 327 है ना, मेरे पास क्या है 38804, 3 बार क्या, फिर 5 बार, और लास्ट में क्या आना चाहिए 9 6 54, यानी लास्ट में 4, तो 356 टाइम्स वन की वैल्यू है 356, तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा 35600, ठीक है। एक तो ये तरीका है निकालने का, और अब डायरेक्ट चाहो तो प्रॉफिट निकाल लो, 9 यूनिट प्रॉफिट है तो 9 की वैल्यू अपने निकाल लो, 9 इंटू 356, ये कितना आ जाएगा 3204, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास वो बेचे गए थे मोबाइल फोन, उनका भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे 11% का प्रॉफिट हो रहा था हर एक मोबाइल फोन पर, जो सेलिंग प्राइस है वो आपको गिवन है, ठीक है। तो 111 जो है उसकी वैल्यू गिवन है 13875, यहाँ से वन की क्या वैल्यू आएगी देखो, वन की वैल्यू मुझे दिख रही है, पहले जाएगा एक बार, फिर बचेगा 27, 277, फिर गया 2 बार, ठीक है, फिर जाएगा 5 टाइम्स, वन की वैल्यू आ गई इतनी। अब क्योंकि 11% का प्रॉफिट था तो 11 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, अगर आपने बोला 125 इंटू 11, ठीक है, 125 इंटू 11 यह आ जाएगा 1375। अब ऐसे हमारे पास कितने मोबाइल फोन थे, 2 थे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आएगा टोटल प्रॉफिट। तो दिख रहा है मुझे 2600 और 150, 2600 और 150 कितना हो जाएगा 2750, 2750, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपका आ गया 5954, ये है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और यार सही बताऊं ना, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ ना, इनका एक पर्पस है, मैं भी चाहूँ तो यहाँ पर बहुत आराम से लिख सकता हूँ और आराम से टाइम लेकर वीडियो बना सकता हूँ कि पहले ये कर लो वो कर लो, पर ये जो चीज मैंने लिखी है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ सही से, तो ये जो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है ना, इतना जो आइटम मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना ही वो है जो मैं एग्जाम में लिखूंगा, अगर इस क्वेश्चन को मैं कर पाया तब, ठीक है। तो इतनी वो चीजें जो मैं एग्जाम में लिखूंगा सेम सेम मैं आपको वो चीज कराता हूँ। जैसे अगर ये क्वेश्चन भी है ना, तो इसमें मैं एग्जाम में केवल इतनी ही चीज लिखूंगा जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाई है। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है मोटिव कि मैं यहाँ पर कुछ और पढ़ा दूं और एग्जाम में मैं खुद कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ही मैं एग्जाम में करूंगा, और इनफैक्ट कोई भी अगर ऐसा एस्पेरेंट होगा जिसकी मैथ्स अच्छी है या फिर वो मैथ्स को टारगेट कर रहा है, एग्जाम में वो इतनी ही चीजें लिखेगा, और ज्यादा अगर आप, कुछ लोग पता है क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, मेरी सारी शीट भर देते हैं, 3 4 शीट भर दी और भरे जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता यार। आप रफ वर्क अपना कितना भी करो, जितना कम आप उसमें चलाओगे ना पेन, और इतने कम एफर्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तभी आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर ले डूबेगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन आप इसमें अगर फंस गए और आप इसमें अलग अलग कैलकुलेशन में चलाए जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। जब तक आप उसका राइट अप्रोच फाइंड नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्यों ये सॉल्यूशन इतने शॉर्ट होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एग्जाम में सवाल को कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। डीलर गेन्स 20% वैल्यू सेल्स एन आर्टिकल बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। तो पहली लाइन से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब 20% का उसे फायदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने 10% डिस्काउंट दिया था, यानी कि मार्कअप अगर एक्स से वाई है, 10% का डिस्काउंट का मतलब 10 की चीज 9 की, 20% का फायदा, यानी कि ऐसे समझ लो कि जो चीज 10 की है वो 12 की, ठीक है। यानी कि जो मार्कअप हो रहा है वो कितने का, 3 से 4 का मार्कअप है। अब इस मार्कअप में भी चेंज कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया कि कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, कॉस्ट प्राइस को घटा दिया 28% से। अभी भी उसको प्रॉफिट चाहिए तो कितना डिस्काउंट वो दे सकता है, तो पहले कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, दिक्कत नहीं। कितना घटाना है हमको, 28% डिक्रीज करना है, यानी कि अब ये कितना रह गया 72%, यानी कि 18 बाई
25 इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। अब देख लो, यानी कि अगर मैं इसको काटना भी चाहूं तो क्या काट सकता हूं? नहीं, ठीक है, ऐसे रहने दो फिर। 54 की जो चीज थी वो बन गई 100 की मार्कअप के बाद, ठीक है। ये अब आपका नया मार्कअप है, इफेक्टिव मार्कअप, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपने डिक्रीज कर दिया। 25% का प्रॉफिट अभी भी चाहिए, डिस्काउंट मान लेते हैं कि एक्स से वाई है। 25% का प्रॉफिट क्या होता है? जो चीज 4 की है वो 5 की बेची जा रही है, ठीक है। ये अब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 से इसको काटो, यहाँ पर 20 रह जाएगा। यानी कि यार जो चीज 80 की थी, 20 into 4, यानी कि जो चीज 80 की थी वो बेच रही है हम लोग 54 की। तो कितने का डिस्काउंट है यहाँ पर? डिस्काउंट है यहाँ पर 26 का, ठीक है। क्या आंसर होगा मेरा? 2600 डिवाइड बाई 80, ठीक है। पहले कितनी बार चला जाएगा? 3 बार 240, ठीक है। फिर कितना रह गया? 20, तो बिल्कुल ठीक है, 2.5% ये आंसर आ जाएगा। 32.5% ये आंसर है। तो ये सॉल्यूशन मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। A man P purchased a land for 432,000 on the outskirts of a city. Due to some reason, the value depreciated at 25% per annum and is sold to Q after 2 years. At this time, the city expanded and new projects of infrastructure started coming up. तो आप देख रहे हो ना कि कैसे फालतू में क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज डाल डाल के, ताकि आपको उसको पढ़ने में समय लग जाए, ठीक है। As a result of this expansion, there was an appreciation of real estate prices at the rate of 50%. What will be the value of the land after 2 years from the time Q bought the land from P? तो पता है इस क्वेश्चन का जो पूरा पर वो निकला मतलब, वो मतलब केवल इतना सा है कि पहले 2 साल वैल्यू डिक्रीज हुई 25% से, और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स थे उसमें वैल्यू बढ़ गई 50% से, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। तो जब 25% से वैल्यू कम हुई तो 4 से 3 रह गई, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल 4 से 3 रह गई। जो नेक्स्ट ईयर था उसमें 50% से वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, यानी कि 2 से 3 बन गई, और यहाँ पर भी 2 से 3 बन गई वैल्यू। इफेक्टिव अब आप देखो कितना हुआ। इफेक्टिव आपको दिख रहा है कि 16 into 4, यानी कि जो चीज 64 थी वो बन गई 3 power 4, यानी कि 81, ठीक है। अब वैल्यू किसकी गिवन है? 64 की वैल्यू है 432 3 times 0। मुझे क्या बताना है? अब वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यानी कि 81 की वैल्यू बतानी है। वैसे भी देख सकते थे कि 9 के मल्टीपल वगैरह, पर ऐसे देख लो कितनी बार ये कट रहा है, 8 बार ना, नहीं 8 बार तो नहीं, 432,000 डिवाइडेड बाय 64 चला जाएगा 675 टाइम, ठीक है, 6.75 टाइम से कट रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 81 से, वो हमारा आंसर होने वाला है 546,750, ठीक है। तो ये है आंसर, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्योर कैलकुलेशन है वो, उसमें और कुछ भी नहीं है। द मार्क प्राइस ऑफ अ मोबाइल वॉज रुपीज 4800. The shop owner offered 10% trade discount on the mark price, but on further request by the customer, he sold it at 4200 after giving a cash discount. How much is this cash discount in percentage? अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग क्या करा करो, क्या पहले डिस्काउंट दे दिया करो। जैसे यहाँ पर 4800 का जो आइटम है उस पर आप पहले डिस्काउंट दे दो जो 10% का है, ठीक है, ज्यादा मत सोचो। 10% डिस्काउंट अगर दे दिया तो 480 रुपये घट गए, यानी कि 4320 इतना रह गया। अब 4320 से अगर कोई चीज फिर से बेच दी गई 4200 की, तो यहाँ आप देखो कितने का डिस्काउंट है। तो यार आपको देखा कि 120 का डिस्काउंट है, ठीक है। 120 का डिस्काउंट किस पर दिया गया है? इस पर, 4320 पर। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 4320 है वहां पर, इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है आपके पास, ठीक है। तो देख लो कि कितनी बार जाएगा। ऐसे भी देखा है कि 3 से कम है और सारे ऑप्शन 3 से कम है, तो कैलकुलेशन यहाँ पर है। पहले आपने काटा 2 बार, ठीक है, 2 बार काटा तो कितना रह गया? 2 बार काटा तो ये हुआ 864। 864 अगर है तो कितना रह जाएगा? 136 और 200, यानी कि 336, ठीक है। 3360 वहां पर आया, 3360 वहां पर आया डेसिमल लगाने पर। और अब ये कितनी बार जाएगा? 3360 अगर है तो 4 into 7 होता है 28, यानी कि 7 से ज्यादा, ठीक है। तो 4.7 समथिंग %। और ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है?
सॉरी 2.7 समथिंग परसेंट, कहां पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर। आगे सब क्या है, 2.3, 2.5, 2.2। अच्छा क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स A, B and C. 10% of the eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% for B. Remaining 20 voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 votes, uh, more valid votes than B did, then how many valid votes did C receive? तो यार क्वेश्चन पढ़ने में बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन की खूबसूरती है। आप देखो क्या गिवन था आपको कि 10% जो वोटर हैं, सबसे पहले तो उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो उनसे फिलहाल हम लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं, जिनने वोट नहीं डाला। जिन्होंने वोट डाला उनकी बात करते हैं। जिन्होंने वोट डाला उनमें से 45% ने किसको वोट दिया, ए को वोट दिया, ठीक है। यार एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये होगी कि जिनने वोट भी दिया ना ए को, सब लोग यहाँ पर वो नहीं थे वैलिड, ठीक है। 30% इनफैक्ट लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट दिया ए को, पर वो लोग वैलिड नहीं थे। तो यार मैं मान के चलता हूँ, एक वैल्यू मैं अपने मन से मान लेता हूँ ना, इतना क्या सोचना, मैं अपने मन से वैल्यू मानता हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि अगर हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, लेट्स सपोज 300 वोट थे जो कि वैलिड थे, ठीक है। अब इनमें से अगर 45% वोट्स थे ए के, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 135, ठीक है। 135 वोट्स आपके पास आए। या फिर यार एक 400 ले लो, आपको 400 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि डेसिमल है, क्योंकि जब मैं इसका 30% निकालने वाला हूँ ना, तो वहां पर डेसिमल आ जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टोटल वोट, वैलिड वोट अगर मैं 400 ले लूं, ठीक है, तो जो ए को वोट मिले थे स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कितने थे, 45%, यानी कि 45 इंटू 4, 180 वोट मिले थे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। बी को कितने मिले थे, ये है ए के वोट्स, बी को कितने मिले थे, 35%, 35 इंटू 4 यानी कि 140, ठीक है। और जो बाकी के थे 20%, वो किसको मिल गए, सी को मिल गए, यानी कि जो सी के वोट थे वो कितने थे, वैसे भी आप लोग देख लेते ऐड करके कितना आ जाता मेरे पास, इनको ऐड करके आता 320, तो दिख रहा है आपके 80 वोट यहाँ पर जो है वो मिलते सी को। अब इन वोटों में से आप ये देखो कि जो 30% वोट्स थे, यानी कि 180 का जो 30% था, जो कि 180 वोट्स ए को मिले थे, उसका जो 30% था वो वैलिड नहीं थे, ठीक है। उनमें कुछ फर्जीवाड़ा था, एक आदमी ने 2 बार वोट डाल दिया, फिर कुछ भी हुआ हो, ठीक है, धांधली हुई थी और ये वोट नहीं मिले थे, ये वोट वैलिड नहीं थे। तो इसका 30% क्या होता है, 54 होता है। इसमें से 54 हटा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से अगर मैं 54 हटा दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, 126, ठीक है। तो वोट पड़े थे बी के लिए, वहां पर भी गड़बड़ थी, ठीक है, बी ने भी पैसे वैसे खिलाए थे। तो यहाँ पर जो 20% इसके वोट थे वो वैलिड नहीं थे, 20% यानी कि सिंपली 28 वोट की बात हो रही है, यानी कि जहाँ पर 112 वोट थे वो वैलिड थे। और इनफैक्ट जो सी जो कैंडिडेट था वो एकदम था ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, उसने कोई भी गड़बड़ नहीं करी थी, इसके सारे वोट वैलिड थे, यानी कि 80 के 80 वोट वैलिड है। अब देखो क्या गया मैंने आपको कि ए को इतने वोट ज्यादा मिले, 882, तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितने का है, 14 का। तो यार जो 14 की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से वो है 882। 1 की वैल्यू क्या आएगी, पहले आपने देखा कि 7 बार गया, 14 6 6 बार गया, 14 6 या 84, ठीक है। यहाँ पर क्या रह गया, 42, यानी कि 3, 1 की वैल्यू आ गई 63। मुझे क्या बताना है, सी को कितने मिले, तो 63 इंटू 80, यही आंसर होने वाला है, 63 इंटू 80। करेक्ट आंसर आपका है 5040। और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि 400 मैंने यहाँ पर क्यों लिया, ताकि मेरे पास एक जीरो आ जाए, ठीक है, ताकि मैं निकाल सकूं एक्चुअल में 20% और 30% आसानी से, ठीक है। वैसे भी हो जाता पर ऐसे थोड़ा ज्यादा आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कपिला bought 100 frocks at the rate of 320 per frock. The transport expenditure was 1000. She paid a tax of 1.5 rupees per frock and the labor charges were rupees 500. What should be the selling price per frock if she wants 10% profit? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। 100 फ्रॉक्स उसने खरीदे कितने में, 3200 पर फ्रॉक, ठीक है। तो यार ऐसा आप लोग समझो कि कॉस्ट प्राइस, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ये बात करते हैं इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 320 तो है ही है, इसके अलावा कुछ और खर्चा हुआ है ना यार, जैसे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर हो गया 1000 रुपए का। अब यार जो 1000 रुपए का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर हुआ है वो पूरे 100 फ्रॉक्स के लिए हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल
1 फ्रॉक के लिए जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ, 1000 डिवाइड बाई 100 यानी कि 10 रुपए। तो इफेक्टिवली एक फ्रॉक को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए 10 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। और पर फ्रॉक जो टैक्स है वो कितना है, 1.5 रुपए, यानी कि प्लस अगेन 1.5, ठीक है। ये स्टेप्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। लेबर चार्जेस थे 500 रुपए, पर वो पूरे के पूरे 100 फ्रॉक्स के लिए थे, यानी कि पर फ्रॉक जो लेबर चार्ज है वो 5 रुपए है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस पर मुझे क्या चाहिए, 10% का प्रॉफिट, यानी कि मैं इसको 11/10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आएगा ये मेरे पास आ जाएगा 330 और 6.5, यानी कि 336.5। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 11/10 से, तो वही बात है यार कि 3365 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। वैसे भी 11 का जो मल्टीपल होता वो आंसर होता, वैसे कर सकते थे, पर वैसे आपको नहीं जम रहा कर, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। उसको मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ अपने एंड से, 3365 इंटू 11, ठीक है, वही आपका आंसर आ रहा है, ये है आंसर। आपको ये मत कहना कि इसको सॉल्व करके देखो, इतनी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ कि इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। 33.65 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल में। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो कि देखने में बहुत बड़ा है, आप जिसको हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे सवाल को देखो आप इसको तुरंत छोड़ दो, ठीक है, पर एक्चुअल में सरल है, ठीक है। वही होता है कि एग्जामिनर आपके संग गेम खेल रहे हैं, ऐसा बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि जो सवाल देखने में छोटा लग रहा है वो एक्चुअल में आगे चल के गड़बड़ कर देता है। तो ये सवाल आसान है, समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय अ होलसेलर वाज 300 रुपए। मार्क प्राइस क्वेश्चन में दे दी उसने। द होलसेलर वाज ऑफरिंग अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 आइटम वाज गिवन फ्री। In addition to this, a 10% discount on the amount payable on the buy 3 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchases worth more than 10,000. Rajesh made purchases for which the amount payable was 18,000. देखो ये जो डेटा था ना यार, आखिरी लाइन में 10,000 18,000, उसका केवल एक मतलब था कि 10,000 से ज्यादा का अगर पेमेंट है तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ आपको ये बता दें कि हाँ 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो डिस्काउंट दे दो उसको। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए था। अब आप क्वेश्चन में अगर इसका यूज लेने की कोशिश करोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि डिस्काउंट उस आदमी को मिल रहा है, ठीक है। अब जो स्कीम बताइए उसको लगा दो, बस इतना सा उसने बोला है, ठीक है। जैसे अगर बाई 3 गेट 1 फ्री होता है तो यानी कि 4 आइटम मिल गए, पैसा दिया 3 का, तो ये तो हुआ पहला इफेक्टिव डिस्काउंट। दूसरा इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा, 10% का एक्स्ट्रा, यानी कि यार 10 की चीज बन गई 9 की। अब ये बताओ कि इफेक्टिव कितना है मेरे पास, जो चीज 40 थी वो हमने बेच दी 27 की, तो आपको दिख रहा है कि 13 का फायदा है, ठीक है। तो 1300 डिवाइड बाई 40 ये आंसर होने वाला है। पहले जाएगा 3 बार और फिर कितना रह जाएगा 120, तो 10 रह गए 2.5, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है पर सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। ये क्वेश्चन यार मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये मैं आपको सॉल्व दोबारा करवा रहा हूँ ना, तो मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन जान के आपको मजा आ जाएगा, और सच में ये वो सवाल है जो आपका पेपर में पूरा टाइम खा जाएगा, ठीक है। इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वेयर द टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर 500, मोहित गेट्स 20% more than Surinder. Surinder gets 20% more than Lalit. Lalit gets 15% less than Darshan. If Mohit gets 366 marks, what percentage of full marks does Darshan get? ठीक है, देखना आप लोग क्वेश्चन को। अब पहले मैं पर्सन के नेम लिख देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर है मोहित, सुरेंद्र, ललित और दर्शन, ठीक है। पहले क्या किया मैंने कि मोहित को जो मार्क्स मिले वो 20% ज्यादा है सुरेंद्र के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि सुरेंद्र को यार अगर 5 मिले तो मोहित को मिले 6। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि सुरेंद्र को 20% ज्यादा मिले इसके कंपेरिजन में ललित के, तो ये अगर 6 है तो ये 5 हुआ, ये भी ठीक है। ललित को मिले 15% कम दर्शन के कंपैरिजन में, दर्शन को अगर मिले होते 20 तो ललित को मिले होते 17। अब ये सब रेशियोज पहले आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं इन सबको बैलेंस करने वाला हूँ। कैसे बैलेंस करूंगा, जैसे आप देखो किन के वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर मैं लेके चलता 85, तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 5 को मैंने मल्टीप्लाई किससे करा है 17 से। 6 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 17, यानी कि
112 है ना, 70 60 और 42 102, सॉरी 102, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 100 आएगा। पर इसके लिए ये बैलेंस नहीं हो पाया। जो मार्क्स यहाँ पर मोहित के वो कितने हो गए, 6/5 इंटू 102, 6/5 इंटू 102। तो इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ो। कर आप ये भी सकते हो कि आप पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो बैलेंस हो जाएगा, पर फिलहाल यहीं पर छोड़ो, ठीक है। क्वेश्चन को आगे तो पढ़ो। अब मुझे क्या गिवन है कि जो मोहित है उसको कितने मिले नंबर, 366, ठीक है। मुझे क्या बताना है कि दर्शन को कितने परसेंटेज मिले हैं, ठीक है। अब यार एक चीज आप लोग समझो कि अगर 500 में से 366 नंबर मिले तो ये परसेंटेज में कितने हुए, 36.6 का डबल, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ 73.2%। इस बात से आप लोग एग्री करते हो, 73.2% मिले। ये मैंने तुरंत निकाल लिया। मुझे किसके फाइंड करनी है, दर्शन के। तो दर्शन को यहाँ पर क्या मिला है, 100 मिला है। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। तो मैं इन दोनों वैल्यू को उठाने वाला हूँ और मैं इनको कंपेयर करा देता हूँ, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं 100 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखी थी मोहित की, उसको मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। 6 इंटू 102, जो वो 5 था उसको मैं ऊपर ले आया अपनी कन्वीनियंस के लिए, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 73.2 से। अब ये वो कैलकुलेशन है जो मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे मेरा आंसर आने वाला है एक्चुअल में, ठीक है। और आप अगर आप सोचो कि अप्रोक्सीमेशन कर दोगे तो इन दोनों को देखो कितने पास में है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने वाले में पूरा खेला करा है आपके साथ, फिर भी सॉल्व करके नहीं कि हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे एक चीज हम लोग ये कर सकते हैं यार कि इस 100 से 102 को उड़ाना है, ठीक है। देखने में काफी टेम्पटिंग भी है, पर 100 से अगर मैं 102 को उड़ा दूं तो एक बार चेक करूं कि एक्चुअल में क्या वैल्यू आ रही है। इसको मैं काट के देखता हूँ। 5 इंटू 73.2 को अगर मैं काटूं एक्चुअल में 6 से तो क्या आएगा मेरे पास, तो पहले गया 12 बार, ठीक है। तो 12.2 मेरे पास आ गया, ठीक है। 12.2 मेरे पास आया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यार इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 61%, और आप फिर से फंस जाओगे क्योंकि वो ज्यादा है, वो ऑप्शन में है भी नहीं इनफैक्ट, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो कि अगर आपने काटा तो वहां पर भी प्रॉब्लम होने ही वाली है। उसको ना काट कर फिर क्या करना पड़ेगा हमको, एक्चुअल में हमको इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, और इसका कोई और तोड़ नहीं है। आप एक चीज आप और कर सकते हो, आप चाहो तो ये जो है आप इसको काट लो, इससे 6 से काट लो जैसे मैंने काटा था, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप काटोगे तो क्या आ जाएगा, पहले 12 आया, 12.2 आपके पास ये आ गया। पर इसके अगला स्टेप तो वही है ना यार कि हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 100 इंटू ये कितना हुआ, 5 इंटू 12.2, 61 डिवाइड आप लोग कर रहे हो 102 से। तो जो हमारे पास 6100 है, क्वेश्चन वाला चाहते हैं कि आप उसको 102 से डिवाइड करके ही दो, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो 6 बार तो ये वैसे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 बार अगर ये जाता तो ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, ठीक है। तो पहले 5 बार गया, फिर कितना हुआ 510, फिर आपने देखा 100 बच गया, तो 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 102। तो वो कितनी बार जाएगा, वो जाएगा आपका 9 टाइम्स, ठीक है। तो 59 पॉइंट समथिंग परसेंट ये आपका आंसर हो गया, 59.80%। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन, देखने में खतरनाक सा लग रहा है। एक मिल्कमैन है जो कि परचेज कर रहा है ए पर लीटर में और इतने में बेच रहा है, ठीक है। इसका मतलब यार कि एक की चीज बेची 1.5 में, यानी कि दो की चीज बेची 3 में, ऐसे लिखो ना, ये ज्यादा आसान है। दो की चीज बेची 3 की, तो फिर क्या करा उसने, 2 लीटर पानी मिला दिया 9 लीटर प्योर मिल्क के साथ। इसका मतलब यार उस पे मिल्क तो 9 ही लीटर था, पर उसने बेचा कितना, 9 और 2 11 लीटर। इतना फायदा उसने कर लिया। तो देख लो 3 से यहाँ पर रह गया 6, 6 की चीज उसने बेच दी 11 की, ठीक है। तो कितने का फायदा हुआ, 5 का। तो 500/6%, या फिर हम कह सकते हैं कि 250/3%, ये है आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इन एन ऑफिस ऑफ 900 एम्प्लॉयज ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक्सेप्ट फॉर 10% of the female employees, all the employees were present. On the next day, except for 8% male employees, all the employees were present. The number of employees present on each of these 2 days were same. Find the total number of male employees on the payrolls of this office. तो मतलब वही बात है यार कि जो प्रेजेंट लोग थे वो बराबर थे। अब यार अगर प्रेजेंट लोग बराबर थे तो क्या मैं ये नहीं सकता कि जो एबसेंट लोग थे वो भी बराबर रहे होंगे, ठीक है। प्रेजेंट लोग अगर बराबर हैं एक ऑफिस में, तो जो एबसेंट लोग हैं तो डिफरेंट डेज में वो भी तो बराबर होने चाहिए। यानी कि यार जो 10% फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 8% मेल के, ठीक है।
इसका मतलब ऑफिस में यार अगर हमारे पास 8 फीमेल हैं तो 10 मेरे पास मेल है, ठीक है। तो जो 18 है, उस 18 की वैल्यू कितनी है? 900। एक की वैल्यू आपके पास आ गई 50। क्या बताना था आपको? नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि 10 की वैल्यू बतानी थी, तो 10 की वैल्यू है 500। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस वो जो लैंग्वेज थी वो आपको समझनी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप लोग इसको बता कर लेना, आंसर आप लोग बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। इजी क्वेश्चन है काफी। इस क्वेश्चन को देखो। अ शॉपकीपर मिक्स्ड टू वेराइटीज ऑफ rice of prices 36 per kg and 24 per kg in the ratio 1:2. He sold the mixture for 2100 to earn a profit of 25%. Find the quantity of rice of cost 24 per kg used in the mixture. यही आपको बताना है। देखो यार, पहले आप लोग ये समझो कि इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हुआ। जैसे 36 पर केजी का हमारे पास राइस है और 24 पर केजी का भी राइस हमारे पास है, इसको अपने 1:2 के रेशियो में मिलाया है, ठीक है। तो इसका जो टोटल आप देखो कॉस्ट हुआ वो कितना हुआ? 36 और 48, ठीक है। 36 और 48 कितना हो जाएगा? 84। तो 84/3 ये आपके पास आया 28। तो अब ये जो राइस है ना वो 28 पर केजी का बन गया है। पहली चीज तो ये, ठीक है। 28 पर केजी का ये राइस बन चुका है। अब आप लोग ये देखो कि जो मिक्सचर है वो उसने कितने में बेच दिया? 2100 में, और प्रॉफिट हुआ 25% का। तो यार ये जो चीज मेरे पास है 28 पर केजी की, उसको अगर मैं 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा होता, यानी कि जो चीज 28 की थी वो मैं कितने की बेच रहा हूँ? वो चीज मैं बेच रहा हूँ 28 इंटू 5/4 की, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो चीज 4 थी वो 5 बन गई। ऐसे आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। 4 बनना है 5, तो जो 28 होता वो कितना बनता? 35 बनता। तो 1 किलो बेचने पर, मिक्सचर का 1 किलो बेचने पर मुझे कितना फायदा होने वाला था? मिक्सचर का 1 किलो बेचने पर मुझे 7 रुपए का फायदा होने वाला था, ठीक है। और मुझे फायदा कितने का हुआ है? 2100 का। तो मैंने कितना बेचा होगा? 2100/7, ठीक है। तो जो टोटल मैंने बेचा होगा वो कितना रहा होगा? 300 kg। 300 किलो मैंने टोटल बेचा है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई? अच्छा सॉरी, ये गलती हो गई हमसे। क्या गिवन था? टोटल प्रॉफिट नहीं था वो टोटल सेलिंग प्राइस था यार, ठीक है। सेलिंग प्राइस होता है टोटल, यानी कि इसको हम सेलिंग प्राइस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर जी। 35 से डिवाइड करा हमने तो क्या आएगा मेरे पास? कितना आएगा ये बताओ? 300 को और डिवाइड कर लो 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। कितना आ गया? 60 आ गया। गंगाजल मूवी में डायलॉग है ना, भारी मिस्टेक हो गया सर जी। 60 kg। तो ये 60 kg टोटल मिक्सचर है ना। मुझे क्या बताना है कि 24 पर केजी का जो क्वांटिटी था वो कितना था, यानी कि 60 है, 1:2 का रेशियो। तो इसका जो क्वांटिटी था वो रहा होगा 20 किलो, और ये जो क्वांटिटी था वो हो जाएगा 40 किलो। 40 आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। भारी मिस्टेक नहीं करेंगे इस बार। P buys an article for rupees 280 and sells it to Q at a profit of 25%. Q sells it to R at some profit. R sells it to S for 560 रुपए, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40%. वॉट प्रॉफिट परसेंटेज डिड क्यू मेक? अब इस सवाल को आप लोग समझना है यार कि इन्हें बेचा, बी ने पहले खरीदा 280 का और क्यू को बेच दिया 25% के फायदे पर, ठीक है। क्यू ने आर को बेचा कुछ फायदे पर, वो क्या फायदा था वो उनको नहीं पता, ठीक है। आर ने बेचा एस को कितने का? 560 रुपए का। उसने 40% का फायदा कमाया, ठीक है। यानी कि यार मैं कह सकता हूँ कि जो चीज 10 थी वो उसने बेच दी 14 की, ठीक है। 14 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता है कितनी है? 560। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? आपको दिख रहा है 400 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां देखो, पी ने खरीदा था 280 का, नीचे मैं इसको लिखता हूँ। पी ने खरीदा था 280 का और कितने में बेचा? 25% के फायदे पर। यानी कि जो चीज 4 की थी वो उसने बेची 5 की, क्यू को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ गया 350, ठीक है। अब आप लोगों ने साइकिल को पूरा कर दिया कि क्यू ने क्या करा एक्चुअल में। क्यू ने ये करा, जो चीज 350 की थी 400 की बेची आर को, ठीक है। तो उसने कितना फायदा कमाया है? 50 रुपए का, है ना। आंसर क्या होगा मेरे पास? 500, एक जीरो और लगा लो, डिवाइड बाय 350, ये है। तो
500 को डिवाइड करना है 35 से, एक बार और काट लो, क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 7। इतने परसेंट का फायदा है, 14 पॉइंट समथिंग परसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। A teacher is giving students the practical experience of compounding. A sum of rupees 1 lakh is divided at the rate of 10% compound interest by the students for a period of 2 years. There are two different cases, the money being given compounded annually and the money being compounded half yearly. What is the difference between the compound interest earned in the two different cases? ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। एक टीचर है जो कि बच्चों को बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं कि पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखना चाहिए और जितने ज्यादा जल्दी पैसा कंपाउंडेड होगा उतनी जल्दी हमको फायदा होगा, ये सब चीज बताई जा रही है बच्चों को। ठीक है, और 2 साल की बात हो रही है। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। अब पहले केस में यार क्या हो रहा है कि जो पैसा है वो कंपाउंडेड है ईयरली। ठीक है, ईयरली कंपाउंडेड है तो हमारा काम बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि हमको पता है 10%, 10%, 21% का यहाँ पर गेन यहाँ हुआ ईयरली वाले केस में। पर यार एक दूसरा केस भी है जो कि ईयरली नहीं है, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। ठीक है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में आप लोग अब कैसे निकालोगे? जैसे आपको पता है कि हाफ ईयरली में क्या होता है कि एक साल में आपको मिल जाता है, जैसे 5% की 4 साइकिल है, ऐसे समझो 5% की 4 साइकिल है। हर एक साइकिल में क्या हो रहा होगा, 20 बनना होगा 21, फिर 20 बना 21, फिर से 20 बना 21, और फिर से यहाँ पर 20 बन गया 21। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ऐसे आप देखोगे यहाँ पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है, पर इसमें आप देख रहे हो कि वही बात हो जाती है कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 400 इंटू 400, उसको आप इसके इक्वेट करोगे, फिर आप यहाँ पर इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, 21 की पावर 4 माइनस 20 की पावर 4। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें भी है। ठीक है, 5% की जब हम लोग 2 साइकिल मिलाते हैं तो एक साइकिल में इफेक्टिव हम कह सकते हैं 10.25% मिला। ठीक है, अब ऐसे एक साइकिल और है 10.25 की, और इनफैक्ट अब आपको इनको मल्टीप्लाई कर 100 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। पर वहाँ अच्छी बात यार ये है ना कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड भी कर लें तो जो डेसिमल पार्ट है वो मैं हटा सकता हूँ, है ना। डेसिमल पार्ट अगर मैं हटा दूं तो मैं कह सकता हूँ कि क्लोज टू मुझे कितना मिला, 100/100, यानी कि 1% एक्स्ट्रा मिला, 1% एक्स्ट्रा। तो यहाँ से आप थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो आंसर को। ठीक है, तो ये कितना दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है कि 20.5 प्लस 1, यानी कि ये है 21.5%। ठीक है, तो यार जो एक्स्ट्रा मिला ना वो केवल 5% है, 0.5%। तो आपको क्या निकालना है, 0.5% ऑफ जो भी प्रिंसिपल था, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस दिख गया, 0.5% ऑफ जो भी प्रिंसिपल था, यानी कि 1 लाख। 1 लाख का 1% वैसे कितना होता है? 1% आपका हो जाता 1000। ठीक है, 1000 का और आधा हिस्सा कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 500 रुपये। और ये जो डेसिमल वाला हिस्सा था ना, डेसिमल वाला हिस्सा, उसको अगर मैं फिर से पिक्चर में यहाँ पर ले आऊँ तो आप लोग ऐसे समझ लो कि मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 1.05 आएगा। ठीक है, इसका जो आपका 50 रुपये और है, ठीक है, सॉरी 50 रुपया जो और है वो भी यहाँ पर आएगा, तो आपके पास आएगा 550। तो ये चीज़ आपको ऐसे करनी पड़ेगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम इसको वैसे करते सक्सेसिव से तो वहां पर भी दिक्कत आती। ठीक है, यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो कि ये आंसर आपका होने वाला है, 0.05 यहाँ पर एक्स्ट्रा और आने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, और कैसे करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 4 सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, आपको क्या बताना है कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो यार जो पहला डिस्काउंट है उससे जो चीज़ 10 की है वो बन गई 9 की, 12% यानी कि 25 बन गया 22। ठीक है, 15% यानी कि 20 बन गया 17, और 20% यानी कि यार जो 5 है वो बन गया 4। अब आप पहले इसमें ये देखो कि क्या कुछ कट रहा है, तो बिल्कुल यार इससे मैं काट दूंगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा। अब क्या कुछ कट रहा है? फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ और कटते हुए। तो 25 इंटू 25 कितना हुआ, 625, 6250 यहाँ पर है आपके पास आया। यहाँ वैसे भी देख लेते हैं इसका मल्टीपल कौन है, वैसे आंसर मार देते। पर यहाँ पर भी देख लो कि 9 इंटू 22 इंटू 17, इसको आप लोग इक्वेट करोगे। ठीक है, किससे? 163,168,300 से, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका मल्टीपल आप लोग देख लेते हैं कि 65 का मल्टीपल कौन है। 65 का मल्टीपल एक्चुअल में वो होगा ना जो 25 का मल्टीपल है या फिर 125 का मल्टीपल है, वो ये नहीं है। ठीक है, और वैसे आप लोग देख लो कि यहाँ पर देख लो, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, मेरे पास ये आता है ना।
ये वाली मेरे पास कब आती है, जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 5। वैसे भी आप लोग देख सकते थे, ये तो वैल्यूज वैसे भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग सारे क्वेश्चन कर चुके हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस के, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को टच कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन, और ट्राई करेंगे कि इसके भी सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लें, ठीक है। और अगर नहीं भी हो पाए तो हम लोग इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं पहला क्वेश्चन इसका लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, और ये यार इनफैक्ट बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिकली करना क्या है, और क्या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ये भी मैं आपको बताऊँ। देखो, 3 लोग हैं जिनके पास कुछ रुपए हैं, 32, 46 और 50, और उनसे हमने कुछ कुछ रुपए ले लिए, एक्स अमाउंट ले लिया, ठीक है। अब जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 32 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 46 माइनस एक्स है, वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 46 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 50 माइनस एक्स। अब यार प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो क्वाड्रेटिक तो नहीं बनेगी, एक्स स्क्वायर आपको दोनों तरफ कैंसिल होगा, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू निकाल भी लोगे, एक्स की वैल्यू आपके पास परफेक्ट आएगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको लगेगी, पर आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओगे। पर यार जो वैल्यू आएगी ना, वो आ रही है 51.60, जैसा कि आपको आंसर में भी दिख रहा है, ठीक है। और यार अगर किसी के पास 32 रुपए, मतलब अगर एक आदमी गरीब है, तुमने उसे पहले दिए 32 रुपए और तुम उससे 51.6 रुपए मांग लोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो जितने रुपए आदमी पे नहीं है उससे ज्यादा रुपए तो मांग ही लिए, इसीलिए ये क्वेश्चन बन गया बोनस। बिल्कुल बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि जो अमाउंट उनके पास था उससे अब कम अमाउंट उनके पास रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा आपने उनसे मांग लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक डिफाई हो गया, वरना क्वेश्चन अच्छा था। इनफैक्ट जब आप इसको माइनस करोगे ना, तो जो नंबर हमारे पास नेगेटिव में आएंगे वो आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। हुआ क्या है यहाँ पर कि एक प्रेशियस रूबी थी जिसकी एक वर्थ थी। अब वो जो वर्थ थी वो किस पर डिपेंड करती थी, क्यूब ऑफ द वेट पर। अब उसके टुकड़े हो गए, ठीक है, 1:2:3:5 के रेशियो में, और अब जो लॉस होगा वैल्यू का वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहले वजन क्या था, 1+2+3+5 यानी कि 11। तो 11 का क्यूब ये था पहले कॉस्ट, ऐसे आप लोग समझ लो। और अब क्या कॉस्ट है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो 27 और 8 हो गया 35, 35 एक 36। अच्छा, 35 और 125 कितना, वो 160, और ये एक हो गया 161। यहाँ कितना था, 1331। तो बहुत क्या प्यार है यहाँ पर, तो कितने का अंतर है, 1331 माइनस 161, आपके पास आ जाएगा 1170। और इसकी वैल्यू है क्वेश्चन में, 1170 की वैल्यू कितनी है, अच्छा इसकी वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू आपको निकालनी है एक्चुअल में। 1131 की वैल्यू आपके पास है 63888। ऐसे भी देख लेते कि ये लास्ट में इंटू 8 हो रहा है, तो इसका जवाब इंटू 8 करोगे, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट 7 × 8, यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका लास्ट में होगा 6, उससे आपका क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 40% of Ranita's income is equal to 56% of Bhaskar's income. Ranita's income was 800 more than what it is, and Bhaskar's income was 2000 more than what it is. Then the ratio of the income would be 4:3. What is the actual combined income of Ranita and Bhaskar? अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो यार, पहली चीज तो ये 40% अगर इधर अगर 56% के बराबर है, तो आप रेशियो देखो, ये अगर 10 है तो ये 14 है, यानी कि अगर नेता की इनकम में 14 लेके चल रहा हूं तो भास्कर की इनकम जो है वो 10 है, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया, 4:3, कुछ इंक्रीमेंट के बाद। वो इंक्रीमेंट कितने का था, यहाँ पर था 800 और यहाँ था 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर निकालने के लिए, क्या आएगा यहाँ पर, 42 माइनस 40, यानी कि 2 की वैल्यू है 8000 माइनस 2400, ठीक है। 8000 माइनस 2400 कितना होगा, 5600। एक की वैल्यू कितनी है, 2800। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम ऑफ रिनिता एंड भास्कर। एक्चुअल कंबाइंड इनकम क्या है, एक्चुअल कंबाइंड इनकम जो है यहाँ आपको दिख रही है 24। तो 24 इंटू 2800, ये है आपका आंसर, ठीक है। 24 इंटू 28 आप लोग
मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 67200, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। एक पेड़ पर देर आर सम parrots and some pigeons in the ratio 7:9. After an hour, 8 parrots fly away and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on the tree. The number of parrots and pigeons on the tree is now 1:4. What is the ratio of the parrots and sparrows that are now on the tree? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा एकदम। क्या गिवन है हमको कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पैरट्स और पिजन्स है उनका रेशियो स्टार्टिंग में क्या है, 7:9, पैरट्स इज टू पिजन्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि 8 पैरट चले गए और कितने पिजन आ गए, फिलहाल केवल पिजन की बात कर रहे हैं, 6। ठीक है, और अब जो रेशियो है पैरट और पिजन्स का वो कितना है, 1:4। तो क्या चेंज हुआ था कि पैरट्स तो चले गए थे, 8 पैरट चले गए थे। ठीक है, कितने पिजन्स आ गए थे, 6 पिजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर +6। अब आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो चीज मैं पिछले क्वेश्चन में कर रहा था ना वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 28 - 9 यानी कि 19 जो है उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, साइन डिफरेंट जब भी होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। 32 और 6 यानी कि 38, एक की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, यानी कि यार हमारे पास जो पहले पेरेंट्स थे वो कितने थे, 7 × 2 यानी कि 14, और ये कितने थे, 18। अब इन 14 में से कितने चले गए, 14 में से 8 तो गए यानी कि बचे 6, और स्पैरोस कितनी आई थी, 10 स्पैरो। इनका रेशियो बताना है, 6:10, 3:5 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 470 liters of a mixture of milk and water contains 5% water. A mischievous boy added some water in the mixture and now there is 6% water in the new mixture. Find the quantity of water added by the boy in the mixture. अच्छा क्वेश्चन है काफी, समझिए आप लोग इस सवाल को कैसे होगा। ये सवाल 5% पानी है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ यार कि अगर मेरे पास 1 यूनिट पानी का है तो 19 यूनिट जो है वो मिल्क का है। ये अगर वाटर है तो ये मिल्क है। ठीक है, टोटल कितना है, 470 लीटर। अब आप लोग ये देखो कि हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये कि एक आदमी आया, एक बॉय आया जिसने कुछ पानी डाल दिया। ठीक है, और अब जो हमारे पास वाटर है वो कितना हो गया, 6%। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि वाटर मेरे पास 6 है तो ये जो चीज है मिल्क वो कितने परसेंट रहेगी, तो वो आपके पास रहेगी केवल 94%। अब देखो क्योंकि उसने वाटर ऐड करा है तो मुझे जो मिल्क की क्वांटिटी है, ठीक है, वो मुझे करनी पड़ेगी कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब मिल्क के संग तो मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी, तो पहले जो मिल्क था वही अभी मिल्क है, तो इंटू 94 आप इसको कर लो, इंटू 19 आप इसको कर लो। और भी कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जो एक जनरल वे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास पूरा सिनेरियो अब। ठीक है, अब मुझे बताना क्या है, मुझे ये बताना है कि जो वाटर ऐड किया था वो कितना ऐड किया था। तो आप पहले ये देखो कि जो हमारे पास टोटल मिक्सचर था वो कितना था, 470 लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ना यार कि जो 1 और 19 यानी कि 20 है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जो 20 है 20 × 94 ये टोटल है मेरे पास, ये वैल्यू है 470। आपको दिख रहा है कि कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, तो 20 लीटर की वैल्यू कितनी है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 लीटर। ठीक है, यहां से आप देखो कि कितना यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो वाटर ऐड हुआ है, ये है 94, 1 × 94, और ये कितना है 114। यहाँ पर भी कितना ऐड हुआ है, 20 यूनिट। तो 20 के यूनिट की वैल्यू बतानी है, वही आंसर है आपको, 5 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। The ratio of alcohol to water in solutions A and B are 3:5 and 9:7 respectively. If A and B are mixed in the ratio 5:8, in 520 ml of the resulting solution, how much water should be mixed so as to obtain a solution in which the ratio of alcohol to water is 3:4? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमको क्या गिवन है कि हमारे पास 2 मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो गिवन है। अब इनको हमने मिक्स कर दिया 5:8 के रेशियो में। तो पहले मैं यार ये पता करना चाहता हूँ कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें क्या रेशियो होगा। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप एल्कोहल का एक बार ये निकाल लो कि एल्कोहल का फ्रैक्शन क्या है। जैसे आपने यहाँ पर 5 यूनिट तो इसके लिए, तो 5 ×
यहाँ पर एल्कोहल कितना था, 3:5 के रेशियो में था, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3/8 था एल्कोहल, 9 और 5 8, ठीक है। और यहाँ कितना हमने लिया 8 बी का, तो 8 इंटू यहाँ कितना है 9:7, यानी कि मैं लिखूंगा 9/16। तो इतना मेरे पास टोटल एल्कोहल अब आ गया। डिवाइड किससे करोगे, 5 और 8 यानी कि 13। तो ये आपके पास एल्कोहल का फ्रैक्शन आ गया नए मिक्सचर में। तो स्टेप्स काफी इजी हमारे पास हो गए। इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रह गया, ठीक है। तो 9/2 और यहाँ पर क्या है 15/8, तो 15 और 36 कितना हो जाएगा, 15 और 36 हमारे पास हो गया 51, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या है 51, और मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। 9 × 4 हुआ 36, 36 और 15 हुआ 51, 51 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 8, ठीक है। तो 8 × 13 यानी कि ये आया आपके पास 104, 13×8 = 104, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका रेशियो आया है, एल्कोहल टू टोटल का। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अब जो रेशियो है एल्कोहल और वाटर का वो क्या है 51:53 इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि हमने इसमें से क्या लिया है 520 ml ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब ये देखो कि 520 ml में जो हमारे पास टोटल था वो कितना था 104 यूनिट, 104 की जो वैल्यू है वो कितनी है 520, एक की वैल्यू कितनी है 5, एक की वैल्यू अगर 5 है तो उसमें एल्कोहल और वाटर कितना कितना था। तो एल्कोहल आपको दिख रहा है कि 51 × 5, तो जो एल्कोहल था वो कितना हो जाएगा 255 ml, और जो वाटर है वो कितना हो जाएगा 53 × 5 यानी कि 265 ml, ठीक है। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें आपको ये बताना है कि हमको कितना पानी डालना है, कितना वाटर ऐड करना है, ताकि जो रेशियो है वो आपका 3:4 बन जाए। इसका मतलब यार ये बात है ना कि ये वैल्यू 3 है, 3:4 आप रेशियो चाहते हो तो ये अगर 3 है तो 4 बताओ कितना होगा, ये कितने टाइम्स है, आपको दिख रहा है कि इंटू 85 टाइम्स है। तो 4 × 85 कितना होगा, 4 × 85 के पास होगा 170 का डबल, ठीक है, यानी कि 340, 340 और इसमें कितने का गैप है 75 का, ये आंसर है। तो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सच में ये मेंस लेवल का सवाल है, मेंस के पेपर में आ सकता है। और ऐसे सवाल आएंगे तो ही एग्जाम में मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला सवाल। इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखने में लग रहा है ऐसा, पर आईसीआर असिस्टेंट में आया तो जरूर मुश्किल तो होगा ही, ठीक है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल इन द रेशियो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो रेशियो गिवन है उसको तो हम बैलेंस कर देंगे। आफ्टर 3 मंथ्स ए इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%, बी डिक्रीजेस बाय 1/3 एंड सी डबल्स इज कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग समझो कि ये जो रेशियो पहले है मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। 1:3, 1:2, 1:4, तो क्या करते हैं हम लोग कि हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रेशियो वैसे है वो क्या होना चाहिए 4, 6 और 3, ये रेशियो होना चाहिए। अब अगर ए इंक्रीज कर रहा है 50%, ठीक है इंक्रीज कर देंगे, बी डिक्रीज कर देगा और सी डबल भी कर देगा, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग है 3 महीने के लिए, यानी कि एक साइकिल के लिए। जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें ए ने 50% बढ़ाया यानी कि ये बन गया 6, ठीक है। बी ने डिक्रीज कर दिया 1/3 से, यानी कि अब ये 4 रह गया, और सी ने डबल कर दिया तो ये 6 बन गया। और क्योंकि यहाँ पर 9 मंथ्स की बात हो रही है यानी कि 3 साइकिल्स हैं, ठीक है, तो मैं इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इनको मैं टोटल कर रहा हूँ, 18 और 4 हुआ 22, 12 और 6 हुआ 18, 18 और 3 हुआ 21। ये मेरे पास रेशियो आ गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट गिवन है, मुझे क्या बताना है बी का शेयर, तो बी यानी कि बीच वाला, इसका वैल्यू मुझे बताना है 18 का, ठीक है। देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगा। एक चीज और हो सकती है क्या इसमें, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल हो सकती है। 18 में आपको ये देखा कि 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, ठीक है। 18 में एक 9 छुपा हुआ है, क्या इसमें 9 है, नहीं है। क्या इसमें 9 है, इसमें भी नहीं है। और क्या इसमें 9 है, 8 और 1 9, इसमें भी 9 नहीं है। करेक्ट आंसर ये होगा, इसमें आपका 9 का मल्टीपल होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। एक चीज आप लोग और देख सकते थे, जो 51.85 होता है, 51.85, ये एक्चुअल में 17 × 3 51, 17 × 5 85, यानी कि ये जो है ये आपका 17 का मल्टीपल है। क्या ये 17 का मल्टीपल नहीं है, इनफैक्ट ये 17 × 9 ही तो होता है। तो आप देखो कि ऐसे भी सवाल को कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़े। ये भी वैसे 17 का मल्टीपल है, पर 17 और 9 दोनों का मल्टीपल ही है, तो आपको दिख गया कि ये करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आई होगी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। In a bag, the number of 5 rupee coin is 8 more than the number of 10 rupee coin, but 20% less than the number of 2 rupee coin. If the total amount in the bag is 270, find what is the number of 5 rupee coin. ठीक है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। अब जो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है वो 8 ज्यादा है 10 रुपी कॉइन की कंपेरिजन में, पर 20% कम है 2 रुपी कॉइन की कंपेरिजन में। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 रुपी, यहाँ पर 5 रुपी और यहाँ पर 10 रुपी। तो क्या गिवन था आपको 20% लेस देन 2 रुपी कॉइन। तो 2 रुपी कॉइन अगर मेरे पास 5x होते तो जो 5 रुपी कॉइन है वो केवल होते 4x, पर ये 8 ज्यादा है 10 रुपी कॉइन से, तो ये आपके होते 4x माइनस 10, 8 ज्यादा है यानी कि 4x माइनस 8। ठीक है, टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट निकाल लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको मिले 10x रुपीज, यहाँ पर आपको कितने मिले 20x रुपीज, अच्छी बात है। यहाँ आपको कितने मिले 40x माइनस 80 रुपीज, ये वैल्यू आपके पास है 270। ठीक है, तो यार यहाँ से जो 70x है वो कितना है मेरे पास, 70x आ गया 350, x की वैल्यू आपके पास आई 5। क्या बताना है हमको, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, 4x आना चाहिए, तो 4 इंटू 5, करेक्ट आंसर होना चाहिए 20। इसको आप लोग एक बार प्लीज कंफर्म करते हैं ना कि 20 करेक्ट आंसर है कि नहीं है। ठीक है, 20 होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Suman's age 1 year hereafter will be 3 years less than twice the present age of Sangeeta. After 6 years from now, Sangeeta's age will be equal to 2/3 of the Suman's age at that time. What is the sum of present ages of Suman and Sangeeta? तो यार दो लोग की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, केवल दो ही लोग हैं, सुमन और संगीता। ठीक है, क्या क्या बना आपको, that Suman's age 1 year hereafter will be 3 years less than twice the present age of संगीता। तो यार प्रेजेंट एज ऑफ संगीता अगर मैं x मान लूं, ठीक है, तो जो सुमन की एज होगी 1 साल बाद, 1 साल बाद वो कितनी होनी चाहिए, 3 साल कम, किससे, ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ संगीता। तो ट्वाइस प्रेजेंट एज ऑफ संगीता यानी कि 2x। ठीक है, इससे 3 साल कम यानी कि -3। ठीक है, और ये जो सुमन की एज है क्वेश्चन के हिसाब से कब की है, 1 साल बाद की है। ठीक है, यानी कि मैं इसमें एक और कम कर लेता हूँ तो ये प्रेजेंट एज आ गई। सही बात कह रहा हूँ, तो 2x माइनस 4 ये है प्रेजेंट एज। केवल कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज वहां पर गिवन है, और ये संगीता की प्रेजेंट एज है x। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज प्रेजेंट। अब क्या गिवन है आपको इसके बाद, कि जो संगीता की एज होगी 6 साल के बाद वो क्या होनी चाहिए, x+6। इसकी एज क्या हो जाएगी, इसमें 6 ऐड कर लो तो 2x+2 हो गई, अच्छी बात है। ठीक है, संगीता की जो एज होगी वो 2/3 होगी, यानी कि जो x+6 है वो एक्चुअल में 2/3 है इस वैल्यू का, 2x+2 का। बस ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। क्या 3x+18 जो है किसके बराबर है, 4x+4 के। तो यहां से जो मेरे पास x की वैल्यू वो कितनी आ गई, 14 आ गई। x बराबर 14 आ गया। क्या बताना है मुझे, प्रेजेंट एजेस का समेशन। तो मुझे दिख रहा है कि 3x-4 आपका आंसर है 38, 42 माइनस 4 38। ये है आपका आंसर। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, द रेशियो। अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, कि एक आदमी के पास कुछ सिक्के हैं 10 के, 5 के और 2 के। रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 10 एंड 5 रुपी कॉइन एंड द नंबर ऑफ 5 एंड 2 रुपी कॉइन एंड द नंबर ऑफ 2 एंड 10 रुपी कॉइन इज 3:4:2। तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, जब मैं पहली बार इसको पढ़ रहा था तो मैं भी फंस गया था। ठीक है, पर आप लोग ये समझो ना, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ 10 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन, तो नंबर ऑफ 10 रुपी 5 रुपी कॉइन जो वो मैंने लिखे थे 10 × 5, इतने नंबर ऑफ सिक्के थे। ठीक है, जो भी 10 का काउंट रहा होगा 10n लिख लो, जैसे भी आप लोग लिखना चाहो वो आप समझ जाओगे। यहाँ पे इसका रेशियो किसके संग ले रहे हो, नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन, तो इसमें अल्टीमेटली ये तो कट ही जाएंगे ना। तो जो नंबर ऑफ 10 रुपी और 2 रुपी कॉइन है वही रेशियो बचेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज केवल कंफ्यूजिंग है, पर एक्चुअल में सरल है। ठीक है, तो पहली दो लाइन से क्या निकला हुआ मेरे पास, जो नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन है और जो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन है वो रेशियो कितना है, वो रेशियो आपके पास है सिंपली 3:4। ठीक है, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन
जब इधर कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, क्या गिवन था आपको यहाँ पर, द नंबर ऑफ 5 रुपी 2 रुपी कॉइन एंड द नंबर ऑफ 2 रुपी 10 रुपी कॉइन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, ठीक है, क्या बचा, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड द नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन। उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो आपके पास है 4:2। तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन अगर 4 है तो ये 2 है, 10 रुपी कॉइन कितने, तो ये 2 है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर आपके पास आया 6, यहाँ आ गया 8, और ये कितना हो गया 12, ठीक है, 6 8 12। चाहते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, वो भी बैलेंस हो जाता, पर देख लो इससे आंसर आ जाएगा, व्हाट कुड बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द पर्सन हैज। तो उसको 2 से एक बार और काट लो तो सही रहेगा। तो यानी कि ये जो रेशियो है कितना आ गया, 3 4 और ये 6, ठीक है, 3 4 6 आपके पास आ गया। इससे आप लोग निकाल लो अमाउंट। तो 30 रुपए तो यहाँ से बने, ठीक है, और 8 रुपए यहाँ से बने, और 30 रुपए यहाँ से बन गए, कितना आ गया 68। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आसान सवाल है काफी, कर लेते हैं इसको। इन अ रूम देर आर सम चिल्ड्रन एंड सम बेंचेस, इफ 5 चिल्ड्रन सिट ऑन ईच बेंच, 2 चिल्ड्रन विल हैव नो बेंच टू सिट ऑन, इफ 6 चिल्ड्रन सिट ऑन ईच बेंच, वन बेंच रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द नंबर ऑफ बेंचेस। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को मैं सी मानता हूँ, नंबर ऑफ बेंचेस को मैं बी मानता हूँ, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन सी होंगे वो एक्चुअल में किसके बराबर होंगे, स्टार्टिंग में आप देखो कि हर एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं, तो नंबर ऑफ बेंचेस इंटू 5, यानी कि 5 भी, इतने बच्चे हुए, ठीक है। अब 2 बच्चे फिर भी बच गए, तो +2, पहले क्वेश्चन ये आई। दूसरे क्वेश्चन क्या, हर एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे हुए, तो 6 टाइम्स बी, पर आप देख रहे हो कि एक बेंच खाली रह गई, तो मैं यहाँ पर लूंगा B-1, ठीक है। ये आपके पास है। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपके पास है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बराबर। इक्वेट कर लो दोनों को, जो 5B+2 है वो बराबर है 6B-6 के। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। C की वैल्यू क्या आ जाएगी 42। क्या बताना है, C+B 50 आंसर है, ठीक है। Two tables and 3 chairs cost together 12,000. When the cost of table is decreased by 10% and that of chair is increased by 20%, then 3 table and 4 chair together cost 17100. What is the total original cost of 1 table and 2 chair? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी अच्छा समय इसमें भी लगेगा करने में, ठीक है। जैसे पहली चीज आपको क्या गिवन थी कि 2T+3C, ये वैल्यू आपके पास है 1200, ठीक है। इसके बाद क्या गिवन था कि जब हमने कॉस्ट ऑफ टेबल डिक्रीज कर दी और चेयर की कॉस्ट जब बढ़ा दी, तब ये कॉस्ट गिवन थी, तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो 2T+3C, पहले तो ये इक्वेशन है कि ये 12,000 है, अच्छी बात है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि 10% जब हमने डिक्रीज कर दी टेबल की कॉस्ट, तो वो कितनी बन गई T×9/10। यहाँ पर 3 टेबल है, तो 3T×9/10, सिंपल सी बात है, ठीक है। कितनी चेयर है, 4 चेयर है, तो 4C इंटू चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई 20% बढ़ गई, यानी कि 12/10। ये किसके बराबर है 17100। तो आपके पास क्या आया 27T प्लस 48C, ये बराबर है 171 3 टाइम्स 0, ठीक है। अब देखो यार, इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है तो कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर C को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ, कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास जो वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, यहाँ पर 27T, वहां पर वो 32T, 32 - 27 यानी कि 5T। इसकी वैल्यू क्या है 12×16 कितना होता है, 12×16 आपके पास हो जाएगा 160, 192, 192 3 टाइम्स 0। इसमें से माइनस कर लो, 192 में से 171 अगर मैंने माइनस करा तो कितना बच गया 21, ठीक है। तो आपके पास आया 21,000, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल ठीक है, 192 माइनस 171, इतना ही आपके पास आएगा, ठीक है। तो जो 5 टेबल्स है उसकी कॉस्ट मैं निकाल चुका हूँ। 1 टेबल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 4200, 4200 रुपये, ये आ जाएगी 1 टेबल की कॉस्ट, ठीक है।
2 टेबल की कॉस्ट कितनी हो जाती है 8400। तो जो 3 चेयर्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी होती 3600। तो जो एक चेयर उसकी कॉस्ट आ गई आपके पास 1200। क्या बताना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल यानी कि 4200 प्लस 2 चेयर्स, 2 चेयर यानी कि 2400। यह है करेक्ट आंसर 6600। काफी अच्छा ये क्वेश्चन था और रिसेंटली आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सवाल काफी, उम्मीद है कि सब लोग कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको पता है क्या गिवन है कि जो के स्क्वायर बाई एम है वो बराबर है एम बटे 16 के। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यार के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर 1/16 होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पर इस वैल्यू को डाल दो, क्या आ जाएगा आपके पास के स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एम स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 टाइम्स 16 जो कि हुआ 32 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 16। करेक्ट आंसर आ गया 33:17। The ratio of the number of hens to the number of goats on a farm is 5:4, and that on farm B is 5:7। तो फार्म ए पर जो रेशियो है वो गिवन है, फार्म बी पर रेशियो है वो गिवन है। व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हेन्स टू द टोटल नंबर ऑफ गोट इन फार्म ए एंड बी टेकन टुगेदर। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूँ। इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले से सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, पर ये क्वेश्चन स्पेशल है क्योंकि ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग अच्छी है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो सवाल को कि जो मेरे पास यहाँ पर हेन्स है, ठीक है, हेन मुर्गी, हेन को मुर्गी कहते हैं ना, मुर्गी का जो परसेंटेज है वो क्या है। तो आपने बोला यार कि फार्म ए जो है फार्म बी है इसमें जो हेन्स है मुर्गी का जो रेशियो वो क्या है 5:9। ये रेशियो है। परसेंटेज में आप बोलोगे कितना है, परसेंटेज में मुझे दिख रहा है कि 5/9 पता है क्या होता है 55.55%। सेम चीज मैं आपसे बी के लिए पूछ रहा हूँ। तो आपने बोला यार कि 5/12 जो कि कितना होता है 5/12 कितना हो जाता है, ये आपके पास हो जाएगा 41.66%, लगभग इतना। ठीक है, तो यार मेरा कहना ये है ना कि जो भी मेरा आंसर होगा वो इनके बीच में होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि नंबर ऑफ हेन्स जो होगा वो इस परसेंटेज से ज्यादा हो जाएगा या फिर इससे कम हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला। इनकी जो मिडिल वैल्यू होगी या फिर इनकी जो बीच में होगी इस रेंज में होगी। आपको बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू जो इस रेंज में है। ये 1/3 है, 1/2 इफेक्टिवली है पर 1/3 1/3 टोटल है। ठीक है, हेन्स की अगर बात करें तो ये 33.33% हो, इसको हटा दो, ये आपको दिखेगा कितना होगा ये 9/20। ठीक है, यानी कि 45% ये इनके बीच में आ सकता है। तो ये इस रेंज में है इसलिए करेक्ट आंसर है। आगे का आप लोग चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। अ फार्मर काउंटेड द हेड्स ऑफ द एनिमल एंड द बर्ड्स ऑन द फार्म एंड फाउंड इट टू बी 40। When he counted the legs, he found it to be 120. If the farms had either pigeons or horses and nothing else, how many horses were there on the farm? On the farm, each horse had 4 legs and each pigeon had 2 legs. वो तो हमको पता ही है। ठीक है, जानवरों के दोनों पैर या चारों पैर होने चाहिए, उनके एक आध पैर कम होंगे तो बहुत अजीब से वो लगेंगे। ठीक है, जैसे क्या गिवन है आपको, अ फार्मर काउंटेड द हेड्स ऑफ द एनिमल एंड बर्ड एंड फाउंड इट टू बी 40। जब उसने काउंट कर लेग्स तो बाय 120। अब देखो फार्म जो है उस पे या तो ये होंगे पिजन्स या फिर होंगे हॉर्सेस। ठीक है, तो यार हॉर्स के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। ठीक है, सिर तो कोई भी जानवर हो सिर तो एक ही होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात कि जो नंबर ऑफ हॉर्सेस हैं प्लस जो नंबर ऑफ पिजन्स हैं वो वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ हेड्स है ना, यानी कि 40। अब हर एक हॉर्स के कितने पैर 4 पैर, तो नंबर ऑफ लेग्स हुए यहाँ पर 4h। हर एक पिजन के 2 लेग, तो यहाँ पर आपके पास हुआ आया 2p। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपके पास है 120। क्या बताना है मुझे, हॉर्सेस कितने थे। तो बस एक काम करो कि इसका डबल कर लो और माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डबल करके माइनस मैंने कर दिया। 2 टाइम्स हॉर्सेस जो है 2h, उसकी वैल्यू कितनी हुई 120 माइनस 80 यानी कि 40। तो हॉर्सेस जो है वो आगे 20। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, और यह है आज का आखिरी सवाल। मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक जो था वो यहीं तक है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक था वो यहीं तक है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन यार सच में बहुत अच्छा है। जब मैंने आपको ये सवाल करवाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या गिवन है इसमें आपको? सपोज एवरी 3 adults कंज्यूम 2 liters ऑफ मिल्क, 0.5 kg sugar every day, and the daily consumption of 5 children is double the milk and half of the sugar than what 3 adults consume. A family has 5 adults and 3 children. Their expenditure on milk and sugar for a month of 30 days. If half liter milk packet cost 25 and 1 kg sugar packet cost 80 rupees is what? तो पहले तो मैं किलोग्राम में फाइंड करना चाहता हूँ कि कंजम्पशन कितना हुआ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आएगी। तो यार आप लोग ऐसे समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट ये सवाल अगर पेपर में आएगा तो बहुत लोग इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक, कुछ ही लोग होंगे जो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझिए आप लोग। जैसे आपको ये गिवन है कि अ, हर एक जो 3 adult हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं, 2 liters ऑफ द मिल्क एंड 0.5 kg ऑफ द शुगर एवरी डे, ठीक है। तो आप लोग ये समझो कि अगर एक अडल्ट होता तो एक अडल्ट कितना कंज्यूम करता, तो सिंपल सी बात है यार कि एक अडल्ट कंज्यूम करता 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है। 2/3 लीटर्स ऑफ मिल्क, इतना मिल्क कंज्यूम करता वो। शुगर वो कितनी कंज्यूम करता, शुगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिल्क, यहाँ लिखते हैं शुगर। पहले बात करते हैं मिल्क की। हर एक अडल्ट जो है वो कितना मिल्क कंज्यूम कर रहा है, 2/3 लीटर, ठीक है। शुगर वो कितनी कंज्यूम कर रहा है, शुगर वो कंज्यूम कर रहा है 0.5 डिवाइड बाई 3, इतने केजी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। फिर आपको अगली लाइन में गिवन था कि जो हमारे पास 5 चिल्ड्रन का जो वो है कंजम्पशन, वो कितना है, डबल द मिल्क हाफ द शुगर और व्हाट द 3 adults कंज्यूम। तो यार 5 चिल्ड्रन का क्या है, जो ये यहाँ पर 3 adults हैं उनका कितना था, 2 लीटर। तो 2 लीटर का डबल कितना हुआ, तो आपने बोला यार कि सिंपली 4 लीटर, ठीक है। तो 4 लीटर हुआ फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी 5 चाइल्ड। इनफैक्ट आप डिवाइड उसको करोगे 5 से, इतना हुआ पर चाइल्ड का कंजम्पशन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इनके शुगर के कंजम्पशन की, जो चाइल्ड थे वो कितना होता, यहाँ पर था 0.5 kg 3 के लिए, और जो 5 चिल्ड्रन है उनका कितना है, हाफ ऑफ द शुगर। 5 चिल्ड्रन है तो एक का क्या होता है, 0.1, ठीक है, उसका भी हाफ हाफ कर दो, ठीक है। तो 0.1 का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, यानी कि आपके पास आएगा 0.1/2। इतना है चाइल्ड का कंजम्पशन शुगर का पर चाइल्ड, ठीक है। तो ये है आपके पास टोटल कंजम्पशन, एक जो एडल्ट है उसका मिल्क का, एक चाइल्ड का मिल्क का, एक अडल्ट का शुगर का, और एक अडल्ट का एक चाइल्ड का शुगर का, सॉरी, ठीक है, और एक अडल्ट का शुगर का, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अब एक फैमिली में 5 अडल्ट हैं, ठीक है, और कितने चिल्ड्रन है, और 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे होगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे होगे 5 से, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होगे 8 से, सॉरी 5 से, क्योंकि 5 अडल्ट है और कितने चिल्ड्रन है, 8 चिल्ड्रन, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से, अगेन इसको 5 से और इस वैल्यू को 8 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहे हैं टोटल जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी है। जो आपके पास हाफ लीटर मिल्क है उसकी कॉस्ट कितनी है, आपने बोला यार कि जो हाफ लीटर मिल्क है उसकी कॉस्ट तो है 25 रुपए, हाफ लीटर का पैकेट 25 रुपए का आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो फुल लीटर का पैकेट होता है वो 50 का आता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 50 से। ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो कि मिल्क की वजह से आई। इसमें ऐड करो जो शुगर की वजह से टोटल कॉस्ट आ रही है, ये शुगर का टोटल कंजम्पशन किलोग्राम में, ठीक है। और 1 किलो शुगर की कीमत 80 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 80 से। ये आपके पास आएगा टोटल जो कॉस्ट आया, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर एक्चुअल में आप अगर इसे ऐसे एक लाइन में लिख पा रहे हो तो मतलब आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल में एग्जाम में कर भी पाओगे, ठीक है। अब ये चीज आपको सिंप्लीफाई करनी है, अब वो आप कैसे भी करो वो आपके ऊपर है। जैसे इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इतनी सारी कैलकुलेशन हमारे पास है। जैसे अगर यार मैं ये देखूं कि ये दूसरा पार्ट अगर मैं देखूं पहले, तो 32 × 10 यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसकी वजह से मुझे मिला 320 सेकंड वाली जो वैल्यू थी, और यहाँ कितना मिल जाएगा मुझे, 640, और वो पॉइंट बने, यानी कि ये बचा 64/2, यानी कि कितना हो गया, 64/2, ये आपको वो 32, ठीक है। और यहाँ कितना मिल रहा,
अच्छा हमारे पास ये टोटल 30 डेज का है, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो कैलकुलेशन भी खत्म ही हो जाए, ठीक है। इंटू 30, यहाँ पर इसको इंटू 30 भी करना है, यहाँ पर भी इसको इंटू 30 करना है। इंटू 30 भी हम लोग कर लेते हैं। 30 अगर मैं करा, इससे काटेगा तो यहाँ पर 10 रह जाएगा, इससे अगर मैं काटूंगा, ठीक है। तो 10 इंटू 250, 2500, 2500 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5000, प्लस यहाँ पर कितना आएगा 300 इंटू 32 यानी कि 9600, है ना। 300 इंटू 32, यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, जब मैं इसको काटूंगा तो 10 रह गया, तो 10 इंटू 5 हुआ 50, 50 का आधा 25, 25 इंटू 80 यानी कि 2000। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपके पास है 15 इंटू 8 यानी कि 15 इंटू 8 हुआ 120, ठीक है। 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 80 आपके पास हुआ 9600, ठीक है। इसका आप लोग कितना हिस्सा लोगे, 960, क्योंकि वहां पॉइंट बनता है। इनको आप लोग ऐड करो एक बार, देखो कि कितना आ रहा है। मेरे पास है 9600, फिर है 5000, फिर है 2000, और फिर है फाइनली 960। बिल्कुल ये आंसर आपका आ रहा है, करेक्ट आंसर 17560। तो यार मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और इस सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो बस इतने ही आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।